शान सहूर के एक और नए लाइव एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ और वो ये कि आई डोंट नो, मैं बहुत एनर्जाइज्ड हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनको देख रही हूँ बहुत ढीले हुए हैं, बहुत सुस्त हुए हैं। अगर मैं कपड़े बनवाने जा रही हूँ तो वहाँ दर्जी को ले लें, काम वालों को ले लें, बाज़ार में जितने भी लोग हैं वो बहुत सुस्त हुए हैं। अगर हम सौदा सल्फ ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ मैं देख रही हूँ, मतलब एक काम करने के लिए ऐसे मुंह बना के जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं रोज़ा रख के। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं यार, ये लेजीनेस क्यों है और इतनी जल्दी जल्दी तो रोज़े गुजर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लेज़ी क्यों हो रहे हैं। भाई मैं तो साफ बात है, मैंने अपने ऊपर सोचा कि मैं लेज़ी क्यों नहीं हो रही, तो मैंने इसलिए पूरा पिछले साल के हवाले से या पिछले साल के हिसाब से जब मैंने इस दफ़ा देखा तो इस दफ़ा मैं बहुत सोच समझ के खाने खा रही हूँ, शरबत पी कर अपने पेट नहीं भर रही हूँ, बहुत सारे फ्राइड आइटम्स नहीं खा रही। मैं ज़रा सोच समझ के डाइट के साथ साथ रोज़े रख रही हूँ, तो मैं अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि रोज़ा है, जैसे हमेशा लग रहा होता था ये नकाहत हो रही है और ये वो। और पिछले साल ऐसा हुआ था कि पिछले साल शरबत पी लिया तो पी लिया और उसके बाद इतने फ्राइड आइटम, सारी जितनी दिल की ख्वाहिशात थी वो सब पूरी हो रही थी, तो पेट इतना फूल जाता था कि उठा ही नहीं जाता था। सो मैंने थोड़ा अपनी टीम से बोला रिसर्च करो, ये ढीलेपन दूर करने की क्या कोई टेक्निक है। सो मेरी टीम ने रिसर्च करके मुझे बताया कि अगर आप अफ्तारी या सहरी में बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, एकदम हम कोहान भर लेते ना कि पानी पी लिया, भाई सहरी में जितना पानी पीना है पी लो, ऐसा नहीं है। वो पानी नहीं टिकेगा आपके पेट में। हम ऊँट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास कोहान नहीं है जो हम भर लेंगे कि फिर आगे जो है वो पूरे दिन काम आएगा। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पानी को भी ब्रेक कर करके पीना है। खाना भी अफ्तारी के बाद जब खाना है तो उसकी भी थोड़ी सी ब्रेक वो बनाए, जैसे कुछ खजूर खा ली, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़े, थोड़े 1-1.5 घंटे बाद फिर थोड़ी सैलेड खा ली या नट्स खा लिए, कोई भी चीज़ें तोड़ के बनाएं। सो इससे आपको सुस्ती नहीं होगी, नखात नहीं होगी। और सहरी में भी बहुत सारा पराठा और अंडा, पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें उठा के नहीं खा लें, हैवी सी, उससे भी आपको नकाहत नहीं होगी। साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको लगता है हाय रोज़े में कैसे हिले, रोज़े में कैसे एक्सरसाइज करें, तो आप वॉक कर लें, उससे भी आपकी सुस्ती दूर होगी। वॉक करने का टाइम नहीं है भाई, तो सुस्ती को ख़त्म करो। ये सोचो कि आपने किन के साथ बैठना है। सुस्त लोगों के साथ बैठोगे तो सुस्त खुद ब खुद ये कंटेजियस होती है। जैसे आप सामने साथ बैठे होते हैं, आप हंसमुख लोगों के साथ होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो आपको हंसी आती है। खुश लोगों के साथ होते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो आप वही महसूस करते हैं। और अगर आप चिड़चिड़े लोगों के साथ बैठेंगे, आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, आप सुस्त लोगों के साथ बैठेंगे, वही आपका जो है ना आपके असाब पे सवार हो जाएगी चीज़। तो भाई मैं तो रात के वक्त ख़ास तौर पे इस पैर बहुत ही अच्छे लोगों के साथ बैठती हूँ, और शायद मुझे सुस्ती इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि अभी तक जो भी मेरे पास मेहमान आ रहे हैं बड़े एनर्जेटिक हैं अपनी लाइफ्स में, बड़े मल्टीटास्किंग हैं, सब चीज़ों को मैनेज कर अपना काम भी कर रहे हैं, और इनकी जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसका असर भी हो रहा है शायद मुझ पर, तभी मैं सुस्त फील नहीं कर रही हूँ अपने आप को। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी सुस्त फील ना करें, और हम आपको जो रेसिपीज़ भी बता रहे होते हैं वो ऐसी होती है कि वो आपको सुस्त होने ही नहीं देगी। आज की रेसिपी क्या है, चले फातिमा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे? सच बताइए, आप सुस्ती फील कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक तो जब मैं शो पर आती हूँ, हाँ। आपको देख के वैसे ही मेरा एनर्जी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। एनर्जेटिक लोगों के साथ रहेंगे वो हाँ। ये होता है, वाइब्स मिलती हैं हाँ। और आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। बिल्कुल। और आज बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं हो रही, और जो रेसिपीज़ हैं वो भी इतनी ज़बरदस्त हैं। और जो आपने बताया ना कि जिन लोगों को थकन हो रही हाँ। है या जो लोग सुस्ती फील कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ज़बरदस्त चीज़ मैं लेकर आई। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। क्या चीज़ है ऐसी भाई? आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल मसाला टी। ढाबा स्टाइल मसाला टी जी। ये जो चाय के 86 लोग होते हैं ना, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है सहरी में और मतलब रोजे के दौरान, ये इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चाय आप सहरी में भी हाँ। पी सकते हैं, अफ्तार में भी। जब अफ्तार के बाद जो एक होती है ना चास चाहिए होती है चाय की, हाँ। तो ये वो वाली ढाबा स्टाइल बिल्कुल मज़ेदार सी एक मसाला चाय मैं बनाऊंगी। अच्छा। और इसके साथ हम सहरी में बनाएंगे दही पराठा। दही पराठा जी, उसमें हमने दही डाल के आटा गूंदा है पराठों। अच्छा, दही पराठा। आपने कहा कि कौन दही अलग लाए, कौन पराठे अलग बनाए, करो और जान छुड़ाओ पता है हमारी। मेरी रेसिपीज ऐसी होती हैं हाँ। कि क्विक, मजेदार और डिफरेंट। ये मैं नोट कर रही हूँ, और मजे की भी हैं, सारे एक्टर्स सब तारीफ कर रहे हैं।
बिल्कुल। अच्छा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम थोड़ा सा फ्यूजन फूड, जैसे आपको पता ही है, तो ये एक बिल्कुल देसी पराठा हो गया, दही पराठा, और उसके साथ हम एक मेडिटेरियन जो है वो बनाएंगे ऑमलेट, जिसमें हम मशरूम्स एंड स्पिनच चीज़ी ऑमलेट बनाएंगे उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी देसी और विदेशी टच होगा। और उसके साथ होगी चाय मज़ेदार सी। फिर हम आएंगे इफ्तार की तरफ, और उसमें हम बना रहे हैं चिकन क्रीमी अरबी पराठा। ये भी तो ये क्या बात हुई, दोनों तरफ पराठे ही पराठे? वो आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मशरिक है तो एक मगरिब है। ओह, आपको पता है मेरे पास आपने जो ये चीट डे दिया हुआ है कि आप सहरी में भी पराठा खाएं, इफ्तारी में भी पराठा बिल्कुल खाएं, क्योंकि हम असली घी में बनाएंगे तो कोई भी मोटा नहीं होगा। और मैंने आपकी एक बात नोट की है, और वो ये रोजाना आप कोई एक इंग्रेडिएंट होता है उससे दो चीजें, दो काम निकालती हैं। सही है, क्योंकि किफायतशारी भी कर रही है, मुझे लगता है किफायतशारी भी है, दूसरी मैं वर्किंग भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें देखनी है। वही बात कि हम खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, कि हमने किफायतशारी भी करनी है, बजटिंग को भी सामने रखना है, मज़ेदार चीज़ें भी बनानी है, और भाई क्यों ना करें ऐसा हम कि एक ही चीज़ से अगर हम 2 या 3 चीज़ें बना लें तो क्या बात है। और मैं एक तालियां बजाना चाहती हूँ हमारी खवातीन के लिए, क्योंकि वो रोज़े की हालत में भी किचन में खड़ी होती हैं, और किचन में खड़े होकर अपने जितने भी प्यारे हैं घर वाले, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखते हुए, जब बस गैस आती है ना, अब तो है ना गैस लोड शेडिंग, ऐसा ही है, तो बस वो फौरन लग जाती हैं। हाँ, वो मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगी और उनको खैराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि हाँ, आपको भी शामिल हैं, आप इतना अच्छा काम करिए। अच्छा, अब रेसिपी बताएं ताकि फिर मैं ब्रेक पे जाके अपने मेहमानों को फटाफट आपको रेसिपीज बताती हूँ। सबसे पहले जो दही पराठा है उसमें हम मैदा लेंगे। उसमें हम जैसे अगर हमने 1 किलो मैदा लिया है तो 1 कप जो है या 1 प्याली दही, जो नॉर्मल दही होता है आपका बाजार वाला, ठीक है, उसमें हम थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा और 1 चमचा घी डालकर उसको हम गूंद लेंगे। अगर उसमें मजीद ये वो दही वाला पराठा है, ये दही वाला, ये सहरी वाला, जी 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 जी, वहीं से शुरू करेंगे ना, सहरी फिर इफ्तार की तरफ, ठीक है। तो हमने इसको बना के हम आटा गूंद के रख लेंगे, इसके हम बनाएंगे पराठे। अच्छा, इन पराठों की खास बात यह है कि दही में जब आप पराठा बनाते हैं तो ना वो सौगी होता है टाइम के साथ, जैसे टाइम गुजरने के बाद, और ना ही वो कड़क होता है। वो बहुत क्रिस्पी और एक मज़े का, जैसे सोंधा सोंधा सा पराठा बनता है, गुलाबी गुलाबी, वैसा पराठा बहुत टाइम तक वो ऐसे ही रहता है फ्रेश। ये खास बात है। अच्छा, और ये डाइजेस्टिव भी है क्योंकि ये हजम जल्दी होता है, और दही है ना, दही है, दही की वजह से तो मज़ा आएगा। तो आपको जो है ना तासीर भी ठंडी है इसमें। अगर आप ये खाते हैं सहरी में तो आपको, जैसे लोगों को अमूमन एसिडिटी होती है, वो नहीं होती उस तरह की। और जो हम ऑमलेट बना रहे हैं उसमें हम मशरूम्स लेंगे। मशरूम्स पहले हम सॉटे करेंगे थोड़े से ऑयल में, ऑलिव ऑयल में हम उसको सॉटे करेंगे। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा स्पिनच डालेंगे, और हमने अंडे जो है वो फेंटने हैं, उसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, और वो हम उसके साथ उसमें ऊपर से हम डालेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको, जैसे मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ तो मैं इसमें, क्योंकि ये मैक्सिकन है तो हम ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे। जो लोग नहीं खाते वो उसको स्किप कर सकते हैं। सही। और जब हम इसको पलटेंगे तो बिल्कुल एंड में हम इस पर चीज़ डाल के इसको कवर कर लेंगे ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए। ये भी ऑप्शनल है, चीज़ जो लोग नहीं खाते वो इसको स्किप कर दें, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। फिर हम आएंगे मसाला टी, वो तो हम चढ़ा देंगे फौरन। अच्छा, जैसे आम चाय बनती है उसमें आप क्या ऐसी चीज़ें ऐड इन करी हैं जो आप कह रही हैं मसाला टी बड़ी डिफरेंट होगी या एनर्जेटिक होगी? जी बिल्कुल, मैं इसमें बेसिक मसाले, वही हमारे किचन में जो मसाले होते हैं, हम 1 कप दूध लेंगे, उसमें 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। ये इसका रेशो है, जितनी आपको चाय बनानी है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। चीनी आपके लिए ऑप्शनल है, आप डालते हैं तो ठीक, अदरवाइज आपकी मर्जी। उसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी इलायचियाँ, थोड़ा सा कूट के, नहीं कूटना तो आप उसके खोल के, जैसे उसके दाने निकाल के पूरी आप इलायची डाल दें। सही है। अदरक का हम टुकड़ा लेंगे 1 इंच का, उसको हम कूट लें या बारीक बारीक काट लें, वो हम इसमें ऐड करेंगे। दालचीनी के 2 टुकड़े हम ऐड करेंगे, और फिर हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, जब ये पकना शुरू हो जाएगा, हल्का सा उबाल आएगा, तो हम इसमें पत्ती डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे। इसको एटलीस्ट हमने 8 मिनट तक दम पे रखना है, 8 से 10 मिनट तक। ये बिल्कुल मध्यम आंच पे पकती रहेगी, और आप देखें पूरे फ्लोर पे जो है ना, जब खुशबू आएगी ना, फिर आपको पता चलेगा, मतलब सोते से इंसान जाग जाए कि क्या बन रहा है किचन। अच्छा, एक बात मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अब अगर हम सहरी में, हमें सहरी करके 1, 1.5, 2 घंटे सोने का मौका मिलता है,
तो अगर ये चाय हमने सहरी में पी ली, फिर हम क्या करेंगे? फिर आप जागते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो ऐसी अफ्तारी में पी लें, हमारी मर्जी है। ये तो आपकी डिपेंड, देखिए ना, अमूमन जैसे लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, आप टाइमिंग भी तो जल्दी आ जाते हैं ना, मतलब सहरी के बाद फिर सोने का टाइम नहीं होता। आपने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद आपने ऑफिस जाने की तैयारी की, स्कूल है बच्चों के, तो आप उनको भी थोड़ा आधा कप भी अगर आप बच्चों को दे दें तो ये बेस्ट है। मैं बताऊं, पूरा दिन आपको थकन नहीं होगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, बिल्कुल वैसी जैसे आप में रहती है। हाँ, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर एनर्जी होती है। जैसे आपने कहा कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहती हूँ, ये ज़रूरी है, खुद ही हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या बता दिया आपने? इफ्तारी रह गई जी। इसमें हम बनाएंगे चिकन क्रीमी पराठा। अच्छा, ये अरबी पराठा है तो ये चकोर शेप में बनेगा। अच्छा, इसमें आप नॉर्मल मैदे का आटा ले सकते हैं, आप दही वाला भी ले सकते हैं। आपने साथ एक साथ मैदे का आटा गूंदा सहरी के लिए भी, इफ्तारी के लिए। अब आपने कहा मेरी छुट्टी, बस जी। उसके बाद हम पैन लेंगे, उसमें हमने चिकन, आप कीमा ले सकते हैं या छोटी छोटी बोटियां, बिल्कुल छोटी छोटी सी, क्योंकि स्टफिंग करनी है ना, तो बहुत बड़ी बोटी ना हो। हमने उसको सॉटे करना है बेसिक सीजनिंग के साथ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हम सिरका डालेंगे, ओरिगानो डालेंगे, चिकन पाउडर डालेंगे उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और रेड चिली फ्लेक्स उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जनाब हम उसमें क्रीम ऐड करेंगे, बिल्कुल एंड में जब वो डन हो जाएगा तो क्रीम ऐड करके हम उसको मिक्स करेंगे, और बिल्कुल एंड में थोड़ा सा हम अनियन और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ये ऐड करके हम उसको रख देंगे, और फिर हम पराठा रोल करेंगे और हम इसकी स्टफिंग करके चकोर पराठा बनाएंगे। जबरदस्त। तो आज पराठे बन रहे हैं हमारे पास, खुशबुएं जो हैं यहाँ बिल्कुल आती रहेंगी, और उसकी वजह से हम ज़्यादा और एनर्जाइज्ड होंगे। तो आप तैयार हैं हमारा शो देखने के लिए? तैयार हैं तो बस थोड़ी देर का मैं ब्रेक ले रही हूँ, चाय बना लें या जो भी चीज़ें रह गई है जो आपने इफ्तारी में निकाली वो फ्रिज से निकालें, वो बची कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें, खाएं और हमारा शो देखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं यूँ गई और यूँ आई शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस पहर हम वो गेस्ट अपने शो पे बुलाएं जिनको आप ड्रामों में देखते हैं, लेकिन बहुत अरसे से उनको हमारे शो पे आपने नहीं देखा होता, या कुछ ऐसे लोग जो हमारे शो पे आए ही नहीं होते। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे कि मैं उनके बारे में जान सकूं कि वो कहाँ थे, किधर थे, और ड्रामों में नज़र आना शुरू हो गए। एक सोशल मीडिया पे हाइप भी क्रिएट हो गई कि हाँ वो वापस आ गए हैं, लेकिन उनके बारे में जानना तो उनके फैंस का हक है कि वो उनके बारे में जान पाएँ, और इसीलिए हम बड़ी रिसर्च में लगे होते हैं कि शान सहूर में ऐसे गेस्ट ज़रूर हमने इनवाइट करने। तो अभी जो मेरी आज की पहली गेस्ट हैं, हम उस वक्त मैं होस्ट नहीं थी जब से मैंने इनको देखना शुरू किया एज वीजे, और जब प्राइवेट प्रोडक्शन नई आई थी उस वक्त बड़ा एक मज़ेदार म्यूज़िक चैनल चार्ट्स एक शो आता था जो हम सब देखते होंगे, याद है आपको, और उसमें हमने इनको एज होस्ट देखना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एज मॉडल, एज ड्रामा एक्ट्रेस आप उनको देखते रहे, और फिर एकदम पता नहीं कहाँ चली गई, और फिर अब आपको ड्रामों में नज़र आई हैं। सो इनकी एक जो पूरी कहानी है वो हम सुनेंगे, लेकिन एक पैकेज जो हमारी टीम ने तैयार किया है, आइए उससे मैं आपको वाकिफ़ कराती हूँ और फिर उन्हें अपने पास यहाँ शो पे बुलाऊंगी। नकवी का शुमार पाकिस्तान टीवी के शुरुआती वीजेस में होता है। टैलेंटेड नवीन नकवी ने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया और जल्द ही टीवी स्क्रीन पर ड्रामा सीरियल नंगे पाँव में अदाकारी करते हुए नजर आईं। आपके नुमाया प्रोजेक्ट्स में अंगार वार्दी, मीम से मोहब्बत और आपा शमीम शामिल हैं। कुछ ही अरसे बाद अदाकारी से ब्रेक लिया और सहाफत का आगाज किया। बादअज़ा उन्होंने पाकिस्तान के पहले अंग्रेजी न्यूज चैनल डॉन न्यूज में सीनियर एंकर के तौर पर अपने फराइज सरअंजाम दिए, और अब एक बार फिर नवीन नकवी मुख्तलिफ चैनल्स पर अदाकारी करते हुए नजर आ रही हैं। नवीन नकवी के फनी सफर के बारे में मजीद जानेंगे आज शान सहूर में। आइए वेलकम करते हैं आज शान सहूर में नवीन नकवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पे आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है यहाँ आके। बहुत आपसे मुझे मिलने की ख्वाहिश थी, और मैं आपके ड्रामे देख रही हूँ, दोबारा से देखना शुरू कर दिया है। पहले भी देखते थे और आपको एडमायर करते थे, और इतनी खुशी, पता नहीं क्यों इतनी खुशी हुई जैसे सोशल मीडिया पे आया कि आप दोबारा वापस आ गई हैं ड्रामों में। एक बड़े दिल को खुशी हुई कि एक अच्छा टैलेंट दोबारा वापस हमें नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है। प्लीज आइए तशरीफ रखें।
मैं बाकायदा आप लोगों के साथ शो शुरू करूं। मैं चाहूँगी कि मैं अगली गेस्ट को भी बुला लूं, तो हम साथ गप्पे लगाएं और फिर एंजॉय करें इस शो को। तो जो मेरी अगली गेस्ट हैं, इनकी तो एक्टिंग की मैं बहुत अरसे से फ़ैन हूँ। PTV के ड्रामे हों या प्राइवेट प्रोडक्शन हो, बड़े मज़े से अपने कैरेक्टर, जो भी ये कैरेक्टर चुनती हैं, उसमें ऐसे बिल्कुल ढल जाती हैं कि ऐसा लगता है ये वही हैं। फिर जब मैंने इनको टीवी से हट के कहीं देखा तो मैं एकदम वो हुई, मैंने कहा ओह माय गॉड, आप तो ड्रामों में इतनी ढल जाती हैं कैरेक्टर्स में कि हम भूल ही जाते हैं कि एक्चुअल पर्सनालिटी तो ये है। तो आज मेरे शो पे आई गेस वो पहली मर्तबा आई हैं, या मैं उनसे पूछूंगी क्योंकि मेरा दिमाग नहीं मुझे याद दिला रहा कि वो मेरे शो पे पहले भी आ चुकी हैं या नहीं। तो आज उनसे बहुत सारी सवालात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, मगर इससे पहले मैं चाहूँगी कि एक पैकेज उनका जो मेरी टीम ने पूरा सेट किया है वो आपको हम दिखाएं। देखिए जी। फायजा गिलानी ने अपनी पुरकशिश शख्सियत और बेहतरीन अदाकारी के सबब पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। चाहे टीवी स्क्रीन हो, थिएटर हो या बड़ा पर्दा, आपने हर मीडियम में अपने टैलेंट की धाक जमाई। फायजा गिलानी ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज PTV के ड्रामों में एज अ चाइल्ड स्टार किया। 14 साल की उम्र में ड्रामा सीरियल रंजिश से आपको एक बेहतरीन ब्रेक मिला। उसके बाद आपको मुख्तलिफ ड्रामाज, थिएटर प्लेज और फिल्म में देखा गया। आपके नुमायां प्रोजेक्ट्स में उल्लू बराए फरोख्त, मेरी गुड़िया, बिखरे मोती, मगाफात, सीरियल किलर, झोंक सरकार, मीम से मोहब्बत और लाल कबूतर जैसे नाम शामिल हैं। आज फायजा गिलानी की जिंदगी के कई अनकहे पहलुओं को जानेंगे शान सहूर में। आइए, आज बनी है हमारी मेहमान फायजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अब देखिए, जो भी आज आपको देखेगा ना कहेगा अल्लाह ये तो कितनी छोटी सी है, कितनी पेटीट सी है। स्क्रीन पे फिर भी बढ़िया हूँ, बिकॉज़ जो भी मिलता है सामने वो यही कहता है कि आप तो छोटी सी हैं। हाँ, स्क्रीन पर आप बहुत मोटी भी आती हैं, गेट अप, और उसके बाद आज आप बहुत बिल्कुल सादी सादी सी हैं इस तरह, बिल्कुल सो उससे लग रहा है और यंगर लुक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज आइए बैठिए। मैं भी मिल लूं। सलीका। हेलो भाभी बेगम, कैसी हैं आप? भाभी बेगम और सलीका को तो मैं देख रही हूँ ड्रामे में एक साथ। जब हम यही सोच रहे थे, प्लान करे तो हमने कहा यार इनको एक साथ बुलाते हैं, तो क्योंकि जाहिर है जब बंदा काम करता है तो दोस्ती तो हो ही जाती है। ऐसी वैसे बिल्कुल। हाँ, सो अब मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से, ये जाहिर है आप मेरे शो पे पहले आई हैं कि नहीं? बहुत पहले आई थी। मुझे ये थोड़ा सा याद आ रहा है, इतना पुराना भी हो गया ना, भूल जाते हैं। याद करना पड़ता है। अच्छा हाँ, क्योंकि अब 3 बच्चे हो गए शो करते करते, तो काफी लोग थे तो मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का ना बहुत ज्यादा, तो मैं ठीक है चुप थी। आज आप दोनों ही हैं बस, और कोई नहीं है, तो अब आप लोगों को सही वाली बातें करनी है। गुड, हाँ बिल्कुल, खूब गप लगेगी। मैंने सुना इनके बारे में कि ये ज्यादा लोग होते हैं तो घबरा जाती हैं कुछ, मैंने सुना है ऐसा। सोशल एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ थोड़ी सी इम्प्रूव करी हूँ कॉन्शियसली। पहले मुझे होता था, मुझे यही नहीं पता होता था कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है, बट नाउ अब मैं थैंक्स टू गूगल रिसर्च कर रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और ये किन वजहों से हो सकता है। प्लीज आप इसमें कॉन्शियसली मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगी। आप हमारे लोगों की मदद कीजिएगा कि आप कैसे ओवरकम कर रही हैं इसको, क्योंकि अब आपका बहुत टाइम है, हम बड़ी गप लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि मैं जरा यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आपको फेस योर फियर्स। अच्छा, जिस चीज ज्यादा लोगों में जाएं, हद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसे क्या आपको खा जाएगा इंसान। पहले क्या फील होता था आपको? पहले मुझे लगता था कि अपना आप बहुत वो लो फील होता था, ये मुझे जज करें। शायद इसका रूट कहीं चाइल्डहुड में जाके आता है, जहाँ पे आपकी छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा जज किया जाता था। और यू नो, तो वो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इसकी कहीं बचपन में कड़ी जुड़ी है। और लोग अगर कोई जज कर लेगा तो कर ले, फिर मर्जी उसकी। कि बाद में जाके समझ आया, और ये जब आप मैच्योर हो गई तब जाके समझ आया। ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये मेरे साथ एक तो हर वक्त वाइब्रेशन मोड पे रहना शुरू हो गई थी मैं। एक टाइम आया, अभी भी थोड़ा कॉन्शियसली कंट्रोल करती हूँ मैं। अच्छा,
मैं चाय का कप अगर किसी सीन में देना हो तो मेरे टक 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 कप कप आ रहा होता है। मैं नहीं सॉसर में नहीं दे सकती, मैं ऐसे ही देती हूँ। हर एक्टिंग करते हुए बिल्कुल नहीं लगता, कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये नर्वस है ना। बिल्कुल, कितनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड सारे कैरेक्टर्स और इनकी एक्टिंग है। वो तो बस सब बचपन से ट्रेंड हूँ। तो बस वो जिस चीज़ का डर है अराउंड इट ना, मैं 4 साल की उम्र से करना शुरू किया है, तो अब ये जिंदगी का हिस्सा है। इट्स लाइक जब आप हैंड राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में आप सोचते हैं कि मुझे इस लफ्ज़ को इस हर्फ को इस हर्फ के साथ जोड़ना है, लेकिन एक टाइम आता है करते 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 आप बिल्कुल सोच नहीं रहे होते, जो बस लिख रहे होते। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि लोग अपने डर और खौफ जो है ना वो ओवरकम कर लें। और ये कहीं में मुझे लगता है कि इंटरनेट एडवांटेज भी है कि आप उससे चीज़ें पढ़ के या मतलब देख कर काफ़ी चीज़ें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ये करके देखें, ये करके देखें। जैसे मुझे ये सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल आपके हाथ में है। तो आपका क्या फियर है? नहीं, मैं ये कहने वाली थी कि मुझे भी सोशल एंजाइटी हुई थी, मगर ओनली ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो फिर वो उसका जो मैंने काउंटर एक्ट किया वो योगा करके। मुझे योगा करने से बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून मिलता है और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी मिलती है। पूरा सारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है योगा करने से। मैं भी योगा फैन हूँ वैसे। अच्छा। मैं अभी आई हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। मैं तो अपने आप को उसके लिए भी पहले से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि ये भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे हम सब गुजरते हैं। जाहिर है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने मियाँ को भी प्रिपेयर करी कि देखें प्लीज़ आप पे एक ऐसा वक्त आने वाला है कि घर में 2 टीनेजर्स होंगे और एक मेनोपॉज वाली खातून होगी। तो जो होगा वो हम नहीं होंगे, वो हार्मोन्स होंगे। बिल्कुल। तो अगर हमसे कोई बदतमीजी हो जाए तो समझ जाइए प्लीज़। अच्छा, हम शुरू करते हैं आपके करियर के बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है? सबसे पहला दोनों से इज्तमाई सवाल ये कि बिल्कुल फ्लैशबैक में चली जाए जब जी नवीन और फायजा नई आई। नवीन का कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में? जैसे जाहिर है म्यूज़िक जो आप शो करती थी, म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, तो उसके वीजे के लिए भी तो ऑडिशन या कुछ ऐसी चीज़ की होगी ना? अच्छा, मैंने शुरुआत मेरी हुई थी मॉडलिंग से। मोहसिन सईद जो है वो कोऑर्डिनेट करते थे फॉर द न्यूज़। एग्जैक्टली। मैं आज तक उनके कपड़े पहनती हूँ। तो द न्यूज़ ऑन संडे के लिए वो एक शूट कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो दैट वाज माय फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको कहाँ से ढूंढा था? मतलब मेरी फ्रेंड्स जो थी वो मॉडलिंग करती थी। अच्छा। अली अजमत से दोस्ती थी। तो इस तरह से मतलब लोगों से जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मिलना जुलना होता था। अच्छा। तो इस तरह से मुझे एक फोटोग्राफर थे उस ज़माने में, नदीम खान, उन्होंने देखा एक शादी में, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मॉडलिंग करें। मैंने कहा बिल्कुल करती हूँ। मोहसिन सईद वाज कोऑर्डिनेटिंग इट। तो गज़नफ़र जो थे इंडस के गज़नफ़र अली, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं एक शो करना चाह रहा हूँ जो इट्स नेवर बिन डन बिफोर, और वो चार्ट शो होगा। और उस वक्त यहाँ पे ना वो था चैनल वी था ना MTV था। तो म्यूजिक चैनल चार्ट से होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी। इट वाज वेरी पॉपुलर। पहला था ना। तो जैसे उस ज़माने में ख़ास तौर पे लड़कियों को इतनी आराम से इजाज़त नहीं मिलती थी कि अच्छा टीवी पे जा रही हो, और जब आपका कोई आपके दोस्तों के अलावा कोई फैमिली मेम्बर या कोई और नहीं हो तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर कैसे इजाज़त ली घर से? हाँ, थोड़ी सी मुश्किल हुई, थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के, मतलब स्टैंड किसने लिया? परमिशन नहीं, मेरे बड़े भाई ने मेरे बहुत साथ दिया। कितने बहन? और 2 भाई हैं मेरे। अच्छा। एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, नुमान नौफल। बीच में मैं हूँ, इकलौती लड़की। सो वी आर ऑल स्पॉइल्ड इन आवर ओन वेज, है ना? एक तो बड़े भाई का वो है, छोटे का अलग है और मेरा अलग। तो खिलाफ कौन था कि नहीं टीवी पे नहीं आएगी हमारी लड़की? मतलब खिलाफ ऐसा नहीं थे, थोड़ी रिलक्टेंस थी, परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा ये, मतलब इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था ना उस ज़माने में। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल था लड़कियों के लिए टेलीविज़न में काम करना। तो बस ये थोड़ी सी उनको नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या होगा। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि नहीं इसको करने दें ये काम जो ये करना चाहती है। तो वो नए वहाँ से लिबरल आर्ट्स कॉलेज से आए थे। तो और आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी? मैंने A levels किए थे। अच्छा, ओके। हाँ।
हाँ। तो उस वक्त बीच में ज़रा सोच रहा होता है ना बंदा के क्या करूं, किस तरफ जाऊं, क्या करियर लूं, तो वहाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपने फिर उसको अवेल किया। एग्जैक्टली मैंने सारी उम्र यही किया है, अपॉर्चुनिटी मिली उसको अवेल कर लिया। अच्छा, मॉडलिंग एंड देन होस्टिंग। और कुछ भी कहें, चाहे वो ज़माना या अब, इसमें थोड़ा सा पैसे आपको थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं बाकी जो जॉब्स होती हैं उसके मुकाबले में। और आप जब इतने यंग होते हैं तो आपको एक थोड़ी अट्रैक्शन तो होती है कि वाह यार, मतलब ये तो अच्छा चेक है। अच्छा, हमें उस जमाने में बहुत कम पैसे चेक तो अच्छा मिल जाता है, बस मिल जाए टाइम पे। ये तो है। सो फिर आप कूद पड़ी इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और फिर एक दफ़ा जब स्टार्ट किया तो फिर वो जैसे सिलसिला बनता है तो बहुत जल्दी बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारा काम मिला। आई वाज वेरी लकी कि मैंने बहुत लाइक अनवर मकसूद जैसे राइटर, ज़हीर खान, हैदर इमाम रिजवी, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया और एक्टर्स के साथ जो मुझसे बहुत सीनियर थे। तो आई वाज वेरी लकी। तो बस इसी तरह से काम चलता रहा। हाँ, तो ये इस तरह आप इस फील्ड में आए। जी। फायजा से मैं पूछना चाहूँगी, ये तो मुझे पता है कि आपकी अम्मी मेकअप डिपार्टमेंट में थी, पीटीवी में, लाइक, और क्या मतलब वहाँ मेकअप डिपार्टमेंट था या कोई भी डिपार्टमेंट, उसका एक टैका होता था, है ना? हाँ, मैं तो सारा दिन मेकअप रूम में बैठी रहती थी। ऑफ कोर्स मेरी अम्मी भी थी, लेकिन मेकअप रूम और वार्डरोब रूम, ये बड़े इंटरेस्टिंग रूम्स होते थे। हम डिफरेंट तरह की चीजें ट्राई करके एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपने ऊपर। क्योंकि और कोई चैनल नहीं था, पीटीवी था, तो बड़ी एक से थी हर किसी की जो भी। आई रिमेंबर कि पीटीवी में वो पूरी लाहौर पीटीवी की बात कर रही हूँ, पूरा एबिट रोड पे ना लाइन क्यू लगा होता था। लोग इस चक्कर में होते थे कोई डायरेक्टर गुजरे और हम उससे परमिशन, आपको गेट पे परमिशन के लिए नाम लिखवाना पड़ता था। लाइक डायरेक्टर जब तक नाम नहीं भिजवाएगा आप अंदर एंटर नहीं। एग्जैक्टली। तो हजारों की तादाद में एंड तक पूरा एबिट रोड पे क्यू लगा होता था। और आप अंदर मजे से घूम रही होती थी। मेरा तो घर था। हम खुद कहते हैं कि हम पीटीवी की चक्की का आटा खा के बड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हम भी इसी तरह घूमते फिरते रहते थे हर जगह अम्मा अब्बा की वजह से। सो अच्छा, फिर आप उसी माहौल में थी? मेरा स्कूल बिल्कुल पीटीवी के साथ था, तो मेरे लिए घर जाने की निस्बत पीटीवी जाना ज़्यादा आसान होता था। अच्छा। और अम्मा के पास जाना तो वो ऑफ कोर्स एक अलग कंफर्ट होता है ना कि आप अपनी माँ के पास जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे हम लोग सारे दिन पीटीवी के जो कॉरिडोर होते थे, ट्रूथ और डेयर खेलते रहते थे। तो वहीं पे कोई ना इधर ये जरा पढ़ के दिखा, इधर ये जरा करते एक और फैसिनेट जो हमें चीज करती थी, सेंट्रली एयर कंडीशन था। तो अब पीटीवी तो जब स्कूल के बाद जब आप घर जाएंगे तो आपको घर तो सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीटीवी था वहाँ गर्मी नहीं। मुझे गर्मियों में एक एक्स्ट्रा जैकेट रखनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ जरूरत से ज्यादा ठंड हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो फिर जो है वहाँ पलते बढ़ते और आप उस माहौल से मानूस हो गई, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी स्क्रीन पे आने में। अब बहुत छोटी सी उम्र में आ गई थी। 4 साल नहीं कहें, 4 साल, लाइक चाइल्ड एक्ट्रेस थी आप। चाइल्ड। सो फिर करती रही बस काम। करती रही, नेवर स्टॉप्ड। हाँ। नहीं तो पढ़ाई कंटिन्यू की आपने? कहा भाई अब तो एक्टिंग कर रहे। नहीं, मेरी अम्मा ने एक शर्त रखी थी कि तुम्हारी किसी भी शूट की वजह से स्कूल से छुट्टी ना हो, स्कूल कॉलेज से। तो इवन अम्मा की डेथ के बाद भी मैं काम करती थी और उसी काम से मैं अपनी फीसें देती थी। तो मैंने 2 मास्टर्स। माशाल्लाह, वाओ, ज़बरदस्त। आपके कितने सिबलिंग्स हैं? हम 4 हैं टोटल। अच्छा, और आप सबसे छोटी हैं? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। तो बाकी और कोई इंडस्ट्री में है आपके बहन भाइयों में? बड़े बहन भाई थे। अच्छा। तीनों चाइल्ड स्टार्स थे। तो वही उस दौर में बड़ों के लिए तो, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही एक और चीज़ थी। बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम थी एक्सेप्टेंस की कि ये हमें बहुत फेस करना पड़ा। हालांकि मेरी अम्मी पीटीवी में हुआ करती थी, लेकिन मेरे ननिहाल वाले थोड़े बहुत कंजर्वेटिव थे, ननिहाल में पले हैं। तो मेरी खालाएं बहुत खिलाफ थी। तो अब्बू से इजाज़त मिल गई थी? अब्बू से इजाज़त। अब्बू मेरी पुप्पो पीटीवी में, मेरी पुप्पो एक्ट्रेस थी। तो अच्छा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जब सबने मना कर दिया। कौन? इस्मत ताहिरा। अच्छा, ओके। एक सीनियर एक्ट्रेस थी। हाँ, इस्मत ताहिरा जो अब नहीं एक्टिंग करती, लेकिन उष्णा उनकी बेटी, इरसा उनकी बेटी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कौन मना करता है। तो फिर इसलिए आपके लिए उन्होंने स्टैंड लिया और आप फिर एक्टिंग करती रही।
सो वो जो तो मेरे बड़े बहन भाइयों को उन्होंने मना कर दिया था, तो मना हो गए थे बचपन में ही। हाँ, तो मैं तो किसी के काबू आने वाला बच्चा थी नहीं। तो सही है ना, आप मतलब आप जब अपनी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं तो सब रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ये है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि चाइल्ड स्टार्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता होगा, नहीं? मतलब लाइनें याद करनी, स्कूल भी साथ साथ करना, नहीं? देखिए बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है। मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है कि हम अब इस उम्र में जो रट्टे मारेंगे बजाय इसके जब हम बचपन में जो रट्टे मारते थे वो बहुत आराम से ऐसे याद होता था, फोकस ज़्यादा क्लियर होता था। अब तो 50 जगहों पे दिमाग होता है ना। एग्जैक्टली उसका काम यही होता था ना, बस पढ़ना है या फिर ये रट्टा मार के एक्टिंग करनी है। फिर उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो 10,000 रट्टे मार मार के आपका ब्रेन इतना ट्यून इन होता था ना कि आपको पढ़ के एक दफा आप कर लेते थे, अब तो 2-3 दफा पढ़ना पड़ता है। जैसे एक्टिंग जो है माशाल्लाह बचपन से करी थी, तो एक्टिंग बंदा वैसे तो सीखता ही है जब बचपन से कर रहा होता है। लेकिन कोई ऐसे रोल मॉडल्स थे आपके जिनसे आप कहोगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पिक की हैं, किसी ने बैठ के सिखाया नहीं, लेकिन मैंने पिक की अपने कैरेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें? यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हर प्रोजेक्ट में हमारे साथ उस दौर के, आपको पता है पीटीवी के दौर में कौन सी क्रीम हुआ करती थी, कौन लोग हुआ करते थे, तो हर एक से कुछ ना कुछ इनपुट जरूर मिला। आप वो दौर की बात करिए। उस दौर के सीनियर्स इतने अच्छे हुआ करते थे, भी तो होती वो थी आपको औलाद की तरह समझाते थे तो है कि ये यूं करो, ये यूं करो, यूं करोगे ना तो ये अच्छा हो जाएगा। और अब मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर के साथ मैं डिफरेंट परफॉर्म करती हूँ। वो एक डायरेक्टर एक्टर भी केमिस्ट्री होती है, हर डायरेक्टर की अपनी इनपुट होती है। फिर आपसे वो डायरेक्टर ये चाहता है, वो डायरेक्टर ये चाहता है। किसी को बहुत लाउड एक्टिंग करवानी है तो किसी को बहुत सेटल। अच्छा है ना, तो आपकी वैरायटी नजर आती है। मैंने अभी इस वक्त फेस किया है क्योंकि मेरे 2 ड्रामों की साथ शूटिंग चल रही थी। आपा शमीम का ये था कि वो कॉन्स्टेंटली मुझसे जीशान जो डायरेक्टर है वो कहते थे थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, और अली हसन जो है वो कहते थे कि थोड़ा रीच थोड़ा रीच। क्योंकि हर ड्रामे की का अपना जो एक मूड होता है ना वो डायरेक्टर को पता होता है, तो और वो इसीलिए फिर वो ड्रामा कुछ अलग अलग नजर आता है कि वो सबका मूड अलग है। तो डायरेक्टर्स एक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी दे पाते हैं ज़िंदगी में। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि लाइक उसी एक्टिंग करते 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 फिर माशाल्लाह रिश्ता अज़दवाज में बन गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उस बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा ग्रेड 5 में है, 10 साल का है, और बेटी 2nd में है और ग्रेड 7 में है। दे डूइंग सो वेल माशाल्लाह। तो आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक राइट एज में कर ली थी शादी। मैंने सुना है आप पढ़ाई भी इतनी कंप्लीट आपने शादी के बाद की है, जो आप कहीं डबल नहीं पहले कर ली थी मास्टर्स? सबसे पहले मैंने एमसीएस किया था, लेकिन एमसीएस के बाद मुझे ना मैंने बहुत उस वक्त नया कंप्यूटर साइंसेस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैं लाहौर में थी। अच्छा। तो एमसीएस के बाद मैंने अम्मा की भी, मैं 2nd सेमेस्टर में थी, मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। ओह यार। तो उसके बाद फिर जॉब करनी थी, इंडिपेंडेंट होना था, घर चलाना था। तो मैंने बहुत जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा हेड ऑफिस कराची में है, वो सारा जो डेटाबेस का काम है वो वहीं पे होता है, तो या तो आप कराची चली जाए। तो मुझे कराची नहीं, मतलब मेरे लिए कराची ऐसे था जैसे मार्स। मुझे कराची के बारे में सब कुछ भी नहीं पता था, वो तो मैं अपनी मियाँ के साथ आई। अच्छा। हाँ, तो अब आप कराची शिफ्ट हो चुकी है? अरसा दराज से 15-20 साल 20 साल होने वाले हैं। अब तो ये कराची हाइट हो चुकी है। कराची हाइट हो चुकी है। बहुत सारे लोग अभी भी समझते होंगे कि लाहौर से आई होंगी ड्रामे की रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन 20 साल हो गए मुझे। तो आपने एक अम्मी के इंतकाल के बाद एक स्ट्रगल करनी पड़ी जिंदगी में जॉब्स के लिए या? मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे जब 2-4 जगह से जवाब हुआ तो मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। अभी इतना इवॉल्व हुआ भी नहीं था कंप्यूटर्स, क्योंकि अभी तक फाइलों पे काम होता था उसका। तो हस्बैंड से मुलाकात किधर हुई? टीवी पे नहीं आते वो? नहीं, वो बिल्कुल टीवी पे नहीं आते। तो वो कहीं ऑफिस वगैरह में हुई मुलाकात? मैंने 2-4 दफ़ा ना मैंने डिसहार्ट होके मीडिया छोड़ा भी। अच्छा। बीच में मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए मार्केटिंग भी की। तो मार्केटिंग और क्यों डिसहार्ट हुई? मुलाकात। मीडिया क्यों डिसहार्ट हुई? वही आप सब जानते हैं, चेक डिलेज, फिर आपको लगता है कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मुझे मेरी टाइप के कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, मुझे मेरी वर्ड्स के कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे। और फिर एक दौर में पॉलिटिक्स बहुत हो गई थी,
जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ पे लॉबी पॉलिटिक्स सिस्टम वो मेरे ऊपर से गुजर जाती थी, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ। तो फिर मैंने बीच में छोड़ा भी। अच्छा, और फिर आपकी मुलाकात हुई अपने हमसफर से। और फिर मेरे हमसफर ने कहा कि क्यों, जिस चीज़ का तुम्हारा ज़ीरो एक्सपीरियंस है, हाँ, वो चीज़ तुम्हें जिस चीज़ का तुम्हारा सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें मज़ीद अब 5-10 साल लग जाएंगे। हाँ हाँ, तो बेटर है कि वही करो जिसका तुम्हारा एक्सपीरियंस। वाओ, तो आपको सही मशवरा उन्होंने दिया। सही मशवरा दिया। सो हैप्पी, थैंक्स। ओह ग्रेट। अच्छा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो अभी नवीन की तो हमारी कहानी अधूरी रह गई, अभी तो ये पहुंची है शोबिज़ में। उसके बाद क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में, फिर आगे कैसे ज़िंदगी गुजरती रही और कहाँ चली गई, कैसे आई, ये सारी बातें जानने के लिए आपको शो से ग्लूड रहना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हमारे पास आज नवीन नकवी एंड फायजा गिलानी मौजूद हैं और उनसे हम बातें कर रहे हैं दिल की, वो वाली बातें सारी, जैसे कैसे आई इस इंडस्ट्री में, कहाँ चली गई, कैसे आई दोबारा वापस। सो अब नवीन से मैं पूछूंगी कि नवीन, आपने अभी तक अपनी कहानी वहाँ तक सुनाई थी कि भाई ने हेल्प की और फिर आप माशाल्लाह फ्लरिश करने लगी, मॉडलिंग, एक्टिंग, वीजे, सारी चीज़ें एक साथ होने लगी, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। फिर मैंने सुना है कि बीच में आप गायब हो गई थी, फिर अमेरिका चली गई थी आप। बिल्कुल, मैं पहले तो मैं गई इस्लामाबाद और फिर वहाँ पे मैंने एंटर किया जर्नलिज्म की फील्ड। तो इस्लामाबाद क्यों जाना हुआ? बस शिफ्ट हो गई मतलब हाँ, जाना हुआ वहाँ पे। तो वो उसके बाद 9/11 के बाद जो है ना, वहाँ पे जब बहुत सारे न्यूज़ नेटवर्क्स आए तो उसमें NBC न्यूज़ से भी आए थे। तो वहाँ NBC न्यूज़ में मैंने लिटरली मैं काम करती थी एज अ फिक्सर, जिसका मतलब ये होता है कि लिटरली आई वुड जस्ट पिक अप द फोन एंड जस्ट से NBC न्यूज़ एंड हाउ मे आई हेल्प यू, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह मैंने शुरू किया। तो आपने जब आपने मुझे बताया था A लेवल्स तक की कहानी। हाँ, मैंने जर्नलिज्म, हाँ, आई हैव नो बैकग्राउंड इन जर्नलिज्म, कुछ हाँ उस वक्त कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद 1-2 महीने के अंदर अंदर पता नहीं क्यों वो जो प्रोड्यूसर्स थे उनको लगा कि मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है। तो अभी आप A लेवल्स वाली एक लड़की अभी वहाँ NBC चली गई है। जी हाँ, तो इस्लामाबाद के बाद जी, तो फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि किस तरह से लिखा जाए और किस तरह से आप ये रिपोर्टिंग किस तरह होती है। तो वो इस तरह से मैंने सीखा और विदिन 2 मंथ्स आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग। तो पहले मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद मैं ब्यूरो चीफ बन गई NBC न्यूज़ की। ओह ग्रेट। तो क्योंकि सीखने का तो इस्लामाबाद जाके ये फ़ायदा हो गया। ये फ़ायदा हुआ। फिर मैंने 4-5 साल वहाँ पे काम किया NBC न्यूज़ के लिए। फिर मैं चली गई न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे जाके मैं रही बहुत मुझे बेस्ट ईयर्स, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं वापस आई पाकिस्तान। कि आप न्यूयॉर्क में कितने साल रही? 2 साल। और फिर NBC के साथ ही थी उस वक्त? हाँ, नहीं, NBC से मैं न्यूयॉर्क गई। अच्छा, NBC से न्यूयॉर्क गई। हाँ। तो वो आप बेसिकली जर्नलिज्म में ही परसू करी थी आगे या कुछ और किया? नहीं, जर्नलिज्म कर रही थी मैं। हाँ, वही हो रहा था। फिर उसके बाद डॉन न्यूज़ इंग्लिश जब लॉन्च हो रहा था ना, तो अज़हर अब्बास जो न्यूज़ डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे हायर किया और मेरी उनकी पहले भी काफ़ी अरसे से बात चल रही थी कि जियो में आके काम कर लूँ, क्या करूँ। तो फिर जब डॉन न्यूज़ जब इंग्लिश का हुआ तो उन्होंने कहा कि अब ये तो ऐसा है कि मतलब ये तो तुम्हारे लिए ये रोल बना हुआ ही है ना। लेकिन आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी। तो आप फिर न्यूज़ में चली गई। ये क्या मूड चेंज होता है इंसान का, कभी कभार दिल चाहता है कुछ और करने को। तो ये नवीन ने ये क्यों किया ऐसा? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी कोई मिली है तो मैंने उसको अवेल किया है। या आप बोर तो नहीं जाती चीज़ों से करते करते कि मैं कुछ और करती हूँ? मतलब ये है कि सारा जितना भी काम किया तो मीडिया रिलेटेड है ना। तो ये भी मैं ऑन स्क्रीन ही थी। मगर ये कि लेकिन समटाइम्स आप खुद को एक्सप्लोर भी तो कर रहे होते हैं ना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ये तो है। लेकिन जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी ग्लैमरस होती है, न्यूज़ इंडस्ट्री जो है अब हो गई है ग्लैमरस। पहले थोड़ी उसके मुकाबले में ड्राई नहीं लगती थी? नहीं, तो डॉन न्यूज़ तो बहुत ग्लैमरस था भाई। मतलब इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। उस तरह का कोई इंग्लिश का न्यूज़ चैनल था नहीं पहले। ऊपर से उसका न्यूज़ का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग था। जो न्यूज़ प्रोड्यूसर्स थे जो वो बहुत यंग थे सारे। तो हम लोग मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग कहते हैं कि
बहुत एक हसीन एक्सपेरिमेंट था वो एक, मगर हमारे लिए तो वो यू नो इट वाज आवर लाइफ। आप एक्टिंग को क्रेव नहीं करती थी फिर? नहीं, सबने मुझसे कहा कि भाई दिस इज़ योर कॉलिंग, तुमने तो यही करना चाहिए था ना सारी उम्र, तो ऐसा लगा। तो और मॉडलिंग? मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग तो वाज नेवर माय कॉलिंग, मॉडलिंग बस काम था। तो आप बेसिकली आपको लगा था कि आप न्यूज़ के लिए ही बनी थी। हाँ। ये अपने आप को पहचानता भी तो है ना एक सर्टेन टाइम बाद या एज बाद बंदा कि ये मैं हूँ और ये करने में मुझे मज़ा आ रहा है ज़्यादा। बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसकी एक्साइटमेंट, उसका रश, फिर स्टोरीज लिखना, नए नए स्टोरीज़ को यू नो परस्यू करना, रिसर्च करना, ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आता था डॉन न्यूज़ में। फिर और उससे पहले NBC में भी। बट फिर उसके बाद मैं फिर चली गई। अच्छा। हाँ, तो फिर कहाँ चली? क्योंकि डॉन न्यूज़ जो है वो उर्दू हो गया। ओह अच्छा। राइट, तो ये हुआ। फिर उसके बाद आपकी उर्दू थोड़ी वीक है क्या? नहीं, उर्दू तो मेरी बहुत अच्छी है, मतलब स्क्रिप्ट्स में पढ़ती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। हाँ सर, उर्दू में पढ़ती हूँ। मैं ये हैरान होती हूँ देख के कि माशाल्लाह आपकी इंग्लिश तो अच्छी है ही, लेकिन साथ साथ उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ भी बड़ा अच्छा है। सो वो ये दोनों कैसे मेंटेन रखती हैं? मतलब लाइक नहीं तो अक्सर लोगों की जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो उर्दू में थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे घर में हमेशा उर्दू बोली गई है। ओके। ये और अम्मी अबू दोनों का ताल्लुक जो है दिल्ली से था, तो इस वजह से। अच्छा। तो वो तो फिर जीन्स में आ गई ना वो वाली चीज़। एग्जैक्टली। तो अब दोबारा न्यूज़ करते करते फिर कैसे सोचा कि अब फिर यू टर्न मारा आपने? हाँ, फिर मैं मार्केटिंग की तरफ चली गई, मैंने ये काम किया। फिर उसके बाद मैं कनाडा चली गई, वहाँ पे मैं फोटोग्राफी कर रही थी। ओहो। वहाँ पे मेरे आपको इसका मतलब ट्रैवलिंग का शौक है और बाहर रुकने का शौक है भाई है ना? हाँ। आपने जिंदगी में बहुत एक्सप्लोर किया। बहुत कुछ, बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ इस तरह से कि मुझे लेकिन बहुत आपके बारे में हमने कोई न्यूज़ नहीं कि शादी बच्चे ये सब कहीं नहीं हमने। मैं भाव रिसर्च करे थे, हमें कुछ ऐसा मिला ही नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में ये फेज़ नहीं आया अभी? मतलब फिलहाल इस वक्त मैं सिंगल हूँ। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये मुझसे लोग कहते हैं कि आप सिंगल हैं, मगर ये मैं कोई बाउंड तो नहीं हूँ ना। ऐसा कोई अपनी मर्जी भाई तो कभी आपने चांस ही नहीं दिया अपने आप को? कभी आपने चांस ही नहीं दिया अपने आप को कि मैं चलो शादी करूँ, या की ही नहीं? मतलब इस वक्त मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। बस सही है, इसका मतलब लाइक पहले वाली बात नहीं पूछती, अगर थी भी तो क्या है वो, उसके ऊपर हम थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं। अब ये कहते हैं कि और आप सिंगल हैं और आप खुश हैं इसमें? मैं खुश हूँ। हाँ। तो जैसे होता है ना कि कभी कभार इंसान को किसी साथी की ज़रूरत होती है, तो आपके साथी कौन है? आपके भाई जो थे? मेरे भाई जो हैं वो मेरी भाभी हैं, और उसके अलावा मेरी चंद फ्रेंड्स हैं जिनके बगैर मतलब मेरी ज़िंदगी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छे दोस्त होना भी कितनी लक की बात है ना कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं। बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मेरे दाना, कशमाला, महर, जरमीन, ये लोग जो है ये पक्के हैं मेरे। और ये सारे दोस्त रोज़ बात होती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या न्यूज़ कहाँ के दोस्त हैं ये सारे? मतलब कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ का ऐसा है कि मतलब आई थिंक अराउंड 30 साल का साथ है आप, और कुछ जो है वो अभी 1 साल ही हुआ है, मगर ऐसा लगता है कि हमेशा के साथ ही हैं। हाँ। अच्छा, जैसे लाइक हम आपकी पुरानी क्लिप्स देख रहे थे जिसमें आपके जेट ब्लैक बाल ऐसे मज़ेदार, वो हम देख रहे थे, तो एकदम चेंज ओवर आया जब आप हमें स्क्रीन पे दोबारा नज़र आई। तो मतलब आपकी अट्रैक्शन अपनी तो है ही, लेकिन आपके बालों की भी एक अट्रैक्शन थी यार, कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं। सो ये क्या ये होता है ना कि किसी के नेचुरली होते हैं और कोई, जैसे मरीना जी ने जो है वो करवाए थे स्पेशली? हाँ, नहीं, मेरे नेचुरल हैं। आपके नेचुरल हैं? हाँ, मैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मैं वो देखती हूँ ना कि वो कमेंट्स लिखे हुए होते हैं लोगों के, तो उसमें कहते हैं तो इन्होंने डाई किए हैं और ये दिस इज नॉट ओरिजिनल। अरे भाई, नेचुरल है। हाँ। So, ये बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। क्या टेक्निक है कि आपने डाई कराना छोड़ दिए या कभी डाई कराया ही नहीं बालों? हाँ, नहीं, जब तक मैं डॉन न्यूज़ में थी मैं डाई करती थी। फिर उसके बाद जैसे मैंने डॉन न्यूज़ को छोड़ा तो मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बालों को नेचुरल छोड़ दूँ। और बड़े अरसे से वो ट्रीटमेंट्स और प्रोसेस और यू नो, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटेड थे। जब आप डाई भी करते हैं तो डाई कर के उस डाई की वजह से भी और ज़्यादा ग्रे
होने लगते हैं। हाँ हाँ। अच्छा। लेकिन जैसे आपका जो टेक्सचर है, जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है बाल की, माशाल्लाह माशाल्लाह। टच वुड। टच वुड, ये वुड है, आप इस पे बैठी है, ये वुड है। तो एक्चुअली मेरे अब्बू जो है उनके बाल इस तरह से सफ़ेद हो गए थे 16-17 साल की उम्र में। अच्छा। और मेरे बाल भी एट 26 होने शुरू हो गए थे। ओह अच्छा। और उस वक्त आप करती थी डाई? उस वक्त मैं डाई करती थी। उस वक्त तो मैं मॉडल थी, तो बहुत जाहिर है, फिर तो ज़रूरत थी। हाँ। फिर उसके बाद जैसे ही डॉन न्यूज़ छोड़ा तो उसी वक्त मैंने बाल डाई करने छोड़ दिए। तो शुरू में वही काफ़ी वो तकलीफ दे, एक वो पोर्शन आता है ना जिसमें यहाँ इतने आधे बाल जो है वो बस आप बहादुरी से उसको आप जस्ट टेक इट ऑन, और फिर उसके बाद वो जब बढ़ जाते हैं तो फिर आप देख लें, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर तो आपको आधे से ज़्यादा जो है वो एक्टिंग तो है ही आपकी, लेकिन आधे से ज़्यादा बालों की वजह से यार बड़ी ग्रेसफुल है। इसमें हमें कोई ग्रेसफुल एक्ट्रेस चाहिए, तो जी नवीन ये तो अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता जैसे आपको जब ऑफर होती है ड्रामे, तो डायरेक्टर्स कहते नहीं है सुने हमें इसमें जो है वो यंग टू ओल्ड या कुछ ऐसा दिखाना है कैरेक्टर, तो आप अपने बाल डाई कर लें, या कुछ ऐसा कभी बोला? अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ हाँ। तो अगर किसी ने कहा तो क्या करेंगी? मैं चाहती तो नहीं हूँ कि मैं डाई करूँ, इसके मतलब कोई ना कोई तरीके होंगे, शायद तरीका हो, कोई हेड कोई एक्सटेंशन या कुछ ऐसा लगा। अब तो हर कोई एक्सटेंशंस और हेयर पीसेस यूज कर रहे हैं ना, तो हो सकता है मेरे लिए। तो अब आप फुल ऑन है एक्टिंग के मूड में इस वक्त, ये वाला मूड? अब इस वक्त मुझे लगता है कि ये मेरी कॉलिंग है। उस वक्त मैं एक्टिंग के लिए इतनी सीरियस नहीं थी जितनी कि अब मैं बहुत तवज्जो देती हूँ अपने रोल की तरफ, डायरेक्टर्स के साथ में बहुत काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। हाँ। तो अब मुझे लगता है कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि उस वक्त और इस वक्त के काम में आपको क्या फ़र्क फील हो रहा है? क्योंकि देखिए आप तो पीटीवी के ज़माने से 4 साल की उम्र से काम कर रही हैं, सो वो सब स्टेजेस जो हैं, वो सब टाइम जो है वो फ़र्क रहे हैं। पीटीवी के दौर में फिर प्राइवेट प्रोडक्शन नई नई आई, और अब आपको क्या फ़र्क लगा है? आप भी मुझे इस फ़र्क को बताइएगा। मुझे ये लगता है कि पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है, बजट्स भी बढ़ गए, तो बजट्स भी बढ़ गए हैं अबाउट टाइम, और रिस्पेक्ट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। पहले मुझे लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी आर्टिस्ट को जो अब मिलती है, जिस तरह का प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह से हमारा ख्याल रखा जाता है, वो बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे लिए बहुत अहम चीज़ है। अगर मैं सोचती हूँ कि एक्टिंग में मैं नॉन सीरियस थी पहले, तो शायद उसकी ये भी वजह थी कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, अटेंशन नहीं मिलता था, केयर नहीं थी जैसे अब है। अब दिल चाहता है कि दिल लगा के इंसान काम करे, और अदाकारी का मौका मिलता है। पहले ये था कि आप बस अक्सर बैठे हुए हैं, बस घंटों गुजर रहे हैं। अब इस तरह अब तो टाइम की बहुत वैल्यू है। अब ऐसा नहीं होता कि अच्छा जी आप मतलब लाइक वो ज़माना था एक पीटीवी का, जब आप रिहर्सल्स के लिए 4-4, 3-3 रिहर्सल्स के लिए अलग अलग आप जमा हो रहे होते थे, और फिर बैठे हुए हैं, 4 सीन हो रहे हैं, 5, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो बस काम हो रहा है, काम है ना। ये है। आप मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे, आपको क्या फ़र्क लगता है अब और पहले में? हाँ, अब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अब आप ज़्यादा एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। उस वक्त तो महीनों बाद आपकी बारी आती थी, और आप उस इनकम पे रिलाई कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज एक बंदा, एक एक्टर कितने ही प्रोजेक्ट्स कर लेगा। बिल्कुल। ठीक है। और ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट आज बहुत ज़्यादा है, आपकी टाइम की वैल्यू है, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू है, और स्क्रीन के लाइक बाहर आपकी भी रिस्पेक्ट है, उस वक्त थोड़ा डिफरेंट। बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात कही है ये। बिल्कुल। आप कहीं फैमिली इवेंट्स में जाते हैं कहीं, तो लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते थे। फिर प्रोज एंड कॉन्स हैं। उस वक्त जो थे प्रोड्यूसर्स और ये वो मोनोपोली थी, तो माइट इज राइट। यस अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हर एक्टर, हर उसकी एक पावर है। उस वक्त कभी कभार डायरेक्टर्स की आंखें यहाँ पे भी होती थी, सबकी यहीं पे ही होती थी, है ना। उसके बाद अब जो है ऐसा नहीं है। अब आपको बहुत प्यार से करना पड़ता है, और नहीं चलती वो डोमिनेशन, है ना। नहीं चलती। चलिए मैं आपको आप लोगों से ना कल और आज की क्योंकि बात कर रही हूँ, तो कल और आज के सवाल करती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कल का मेकअप और आज का मेकअप, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों बहुत टेक्नो हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं दोनों, और वो कल का मेकअप या आज का मेकअप,
क्या कहेंगे आप? कल का मेकअप। कल का मेकअप? कल का मेकअप क्यों? क्या अम्मा जो मेकअप आर्टिस्ट थी पहले? नहीं, मुझे पीटीवी के दौर में बहुत रियलिस्टिक मेकअप था। फिर जब आया एनटीएम और प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू में, और वो था भी 90s, रिमेम्बर? हाँ। ये बड़ी आंखें, ये थिक लेयर सो के भी उठे और ये लाल, वो जो मतलब कॉन्टोर के नाम पर भर के 90s का मेकअप आधा किलो नीचे गिरता था रात को मुंह धोते हुए। जो किचन में भी हैं तो ये बड़ी लैशेस और यू नो, तो पीटीवी में तो हल्की सी बस बेस लगाते थे जहाँ तक मुझे याद है मेरा। तो अनलेस कि आपका वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है तो उसमें, वरना वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल था। तो मैं उसके बाद कहूँगी आज का मेकअप, हाँ, आज का मेकअप मुझे नेचुरल लगता है। अब दोबारा से जो नेचुरल आया है, आई वुड से कि वो बेहतर है। अब दोबारा से लोगों ने अपनी स्किन जो है उसको बेहतर करना शुरू कर दिया है, तो उनको ज्यादा, और दूसरे कैमरास भी तो ऐसे आ गए हैं, अगर आप जितना भी थोप लें वो नजर नहीं आएगा। वो आपको दिखाता ही बहुत ज्यादा, लाइटिंग इतनी हो गई है, लाइट्स बहुत ज्यादा थी। लेकिन आजकल मैंने देखा है लड़कियां कम मेकअप करती हैं। जो हीरोइंस वगैरह हैं, जो कैरेक्टर्स कर रही होती हैं, वो यूं खींच के इतना मेकअप नहीं कर रही होती। जो जितनी भी टॉप लड़कियां हैं हीरोइंस, वो कम बहुत मेकअप करती हैं। मगर फायजा जो जिस वक्त का तुम बात कर रही हो ना, वो उसको कल कह रही हूँ 90s और सकीना समून और वो इस तरह की, वो बहुत कम मेकअप, जब बहुत पार्लरों से करवाना शुरू किया था ना, मैं नाम नहीं लूंगी। आप सही कह रही हैं, उसको डिफाई कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपको लगता है आज का मेकअप ज्यादा नेचुरल है? नेचुरल है। आपको मैंने हमेशा से नेचुरल मेकअप करते हुए देखा है। लाइक आप जिस जमाने में आई हुई थी पहले, तभी आपका कहीं ओवर टू मेकअप मैंने किसी ड्रामे में या कहीं नहीं देखा। अच्छा, चलें, दैट्स मिनिमल करती थी आप। हाँ, मैंने आपकी ये आंखें नहीं बनाई हुई। नहीं, मेरी नहीं बनी हुई होती थी, है ना? मगर मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने क्वेटा से एक ड्रामा किया था, वो जमाल शाह उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। राइटर भी वही थे। तो मुझे ये लगता है कि मैं उसमें एक स्कूल टीचर का रोल कर रही थी, और मेरा ख्याल है मेरा मेकअप अप्रोप्रिएट नहीं था उस रोल के लिहाज से। बहुत ही ग्लैमरस किस्म की मैं स्कूल टीचर थी, जो उस जमाने में आ गई थी ना ग्लैमरस टीचर। वो इंटर के छुट्टियों के बाद हर कोई जाता था ना टीचिंग करने। तो याद नहीं है, किसी भी लड़के से पूछो तो कहता था पहला क्रश हमारी टीचर, क्योंकि इतनी प्यारी खूबसूरत टीचर्स होती थी जो अपनी छुट्टियों के ब्रेक में वो टीचिंग करने चली जाती थी। यही इजाजत होती थी घर से। ये भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ। ठीक है। अच्छा भाई, आज कल का फैशन या आज का फैशन? इससे वही आ गया दोबारा, वही क्वेश्चन। वही फैशन रिपीट हो रहा है बार रिपीट हो गया। फिर भी नहीं, हर 2-3 डेकेड्स के बाद पिछले डेकेड का वो आ जाता है, फैशन रिपीट वही हुए जाता है। एग्जैक्टली। जो मुझे सबसे वर्स्ट लगता था वो 80s का फैशन था, बाकी सब मुझे बहुत अच्छा लगता 80s के फैशन में क्या चीज वर्स्ट थी? 60s 70s यार बहुत ज्यादा ओवर तो था, गोल्डन, और वो रिमेम्बर यहाँ शोल्डर पैड्स लगाए हुए। शोल्डर पैड्स, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे। बाकी मुझे छोटी कमीजों का फैशन आया, लंबी कमीजों का आया, ए लाइन, अंग रखे, ये वो सारी चीजें। तो आप लोगों की फेवरेट एक लुक होती है। मुझे पसंद है फ्लोई जो होते हैं ना ड्रेसेस, वो मुझे ज्यादा पसंद है। लाइक क्योंकि पुराने जमाने में नहीं होते थे फ्लोई, वो तो कसी भी शर्टें होती थी और खुले पंचे होते थे, लेकिन 70s में फिटेड कमीजें होती थी। अभी भी आप देखें ना, कौन से एरा की बात कर रही है। 70s में बहुत टाइट होते थे, फिर ग्रेजुअली वो खुले होते गए। अच्छा, मुझसे अगर आप, मैं तो सिर्फ साड़ियाँ और गरारे पहनूं अगर मैं, if I had a choice। अच्छा, आपको पसंद है? बहुत ज्यादा साड़ियाँ एंड गरारे। ओह अच्छा। मैं साड़ियाँ पहनती भी बहुत हूँ, हर किस्म की, कॉटन, सिल्क, शिफॉन, हर किस्म की साड़ियाँ पहनती हूँ। तो आपका ये वाला ऐसा फैशन है जो कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा, क्लासिक। तो आप तो फिर ये कहेंगी कि आपको कल भी यही पसंद था। साड़ी नेवर गोज रॉन्ग। एग्जैक्टली। सो जब आप न्यूज़ की फील्ड में थी तब क्या फैशन आप ज़्यादा कर रही होती थी उस वक्त? नहीं, तो न्यूज़ में तो डॉन न्यूज़ इंग्लिश में तो हम लोग जैकेट्स पहनते थे, बटन डाउन शर्ट्स होती थी। हाँ, तो इस तरह से। अच्छा, वो पूरा स्मार्ट, पूरा ड्रेसअप हो गया। हाँ। और नॉर्मली अगर आपका बस चले तो जी गरारे एंड साड़ियाँ होनी चाहिए हर वक्त। अच्छा, ड्रामाज अगर मैं आपसे पूछूं, कल के ड्रामे या आज के ड्रामे?
आज के ड्रामे हाँ, मैं चेक्स की बात थोड़ी कर रही नहीं, हूँ। चेक की बात नहीं कर रही, मैं स्क्रीन की बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे आज के ड्रामे ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे लगता है कि जो एवोल्यूशन हुई है बहुत पॉजिटिव वे में हुई हाँ। है। अब देखें, अगेन कंपटीशन में चीज़ इवॉल्व करती है। हाँ, आप एक फलां चैनल है, उसने अपना बेस्ट देना, उसको उससे तो वो कोई ना कोई ऐसा चैनल, पहले ये कहते थे कि पीटीवी के ड्रामे जो लोग कहते हैं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, वो एक ड्रामा बनना है और उसकी कुछ 6 महीने रिहर्सल होनी है और ये होना है, वो होना है, तो वो एक आध अच्छा निकल आता था। लेकिन अब वो ड्रामे हम देखें तो हमें बहुत स्लो लगेंगे। हाँ, उस दौर के नहीं जाएंगे अगर हम बैठ के देखेंगे ना। उस दौर के हिसाब से वो ठीक थे, उस दौर के लोग भी वैसे ही थे, थोड़ी स्लो लाइफ थी जिंदगी में, ठहराव। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम हमेशा पुराने उनकी ड्रामों के कसीदे पढ़ रहे होते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अब आप लगाएं अब वो लाइटिंग, वो सारी क्वालिटी। एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट मौजूआत पे बात करते हैं, उस वक्त नहीं होती थी। उस वक्त बहुत गिने चुने मौजूआत पे बात होती थी, इतनी रिस्ट्रिक्शन इजाजत ही नहीं होती थी। एग्जैक्टली आप हस्बैंड वाइफ एक चारपाई पे नहीं बैठ सकते, एक सोफे पे नहीं बैठ सकते, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन। और अब तो आपको बहुत आज़ादी है, आप हर तरह का इजहार ख्याल कर सकते हैं, जो कि और क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई आपकी। स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, जो सबके चेहरे हैं वो कितने अच्छे नज़र आते हैं और वो सारा। हाँ, तो कुछ प्रोडक्शंस इस तरह की हैं जिसमें लाइटिंग पे भी बहुत अच्छा, साउंड पे भी बहुत अच्छा, टेक्निकल बहुत अच्छी, उनके पास कैमरा वगैरह बड़े अच्छे होते हैं और लाइट्स बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। हाँ। सो आप भी आज ही कहेंगी अब रियलिस्टिक भी ज़्यादा है, हम बात भी उस तरह से, मतलब इतना नेचुरल दीवार को देख के होती थी पहले बात, तो याद में बहुत बन के बात करते थे हम ना पहले, शायद बहुत पहले, लेकिन दीवार को देख के होती थी नेचुरल। हाँ, मैं सही कह रही हूँ ना। दीवार को देख के बात। हाँ, तो अच्छा, मैं थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड हूँ इसमें, क्योंकि कुछ ड्रामे जो हैं वो मैं समझती हूँ कि टाइमलेस हैं, जैसे अनकही और तन्हाइयाँ जो हैं, कुछ वारिस, ब्रावो, चार्ली, वो फिर एक वो वाला भी तो दौर है ना। हाँ, वो भी एक दौर था। हाँ, और फिर अब मगर जो ड्रामे बन रहे हैं, हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेहतर है। आपको पता है अभी भी आपको ड्रामे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो ड्रामे मॉडर्न थे उस वक्त भी। तन्हाइयाँ अगर आप उठा के देखेंगे, उसकी जो डायरेक्शन है, जो पूरा कंटेंट है, वो थोड़ा मॉडर्न है जो आजकल की, और उस जमाने में वो थोड़ा सा उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा था, लाउड था। एग्जैक्टली। तो अब वो अगर आप उठा के देखेंगे, या अनकही है, कुछ ऐसे हैं, जैसे आपको गरारे और साड़ियाँ पसंद है, आपने ड्रामे भी वही पता है उस दौर में, आज दौर में सब में चल सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये तो है, ये है। लेकिन वही कह रही है ना ये कि वो जो ड्रामे थे, वो अगर 10 थे तो 10 में से 2। हाँ, कुछ ड्रामे टाइमलेस थे। हाँ, लेकिन अब तो बहुत बन रहे हैं ना। अब हर सहमाई में बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब हर सहमाई में किसी न किसी एक चैनल का कोई ना कोई ड्रामा क्लिक हो जाता है हर 3 महीने बाद। ये सुनते हैं जी ये वाला बड़ा टॉप चल रहा है, टॉप चल रहा है। हाँ। तो फिर देखना शुरू करते हैं सब यूट्यूब पे, अच्छा ये टॉप चल रहा है। हाँ, जैसे मीम से मोहब्बत यूट्यूब पे बहुत अच्छा प्लग किया, सेल्फ प्रमोशन हुई। मुझे तनख्वाह यहाँ से मिलती है। म्यूजिकल ट्रेंड जी, म्यूजिकल ट्रेंड कल या आज? मैं तो कल कहूँगी भाई। कल क्योंकि आपने म्यूजिक चैनल चार्ट किया है, तो नॉलेज थी भी कुछ म्यूजिक के बारे में, या बस चली के भाई करें हम ये कुछ नहीं, मुझे हाँ थी, नॉलेज थी थोड़ी। हाँ, अच्छा, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के कल की शायरी, कल की मेलोडी, कल की रिदम, वो लोग मेहनत करके बनाते थे। अब वो कंप्यूटर पे बनता है ना, वो चाहे 1 रात 2 रात में बन जाता है। ये तो ऐसा ही कह रही हूँ। पता नहीं कितने महीने प्रैक्टिस करके गिटार की अलग वो बनाते थे, उसकी अलग बनाते थे। आप भी कल कह रही हैं और आप भी कल कह रही हैं। कल। अच्छा, वो ज़माना ऐसा था पीटीवी का, या जो भी प्राइवेट प्रोडक्शन आए थे, बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल फजीला कैसर हैं, या और बहुत सारी ऐसी जो मेन लीड्स करी होती हैं, उनके रिश्ते बहुत आते थे टीवी देखकर। आजकल तो मैरिज ब्यूरोज है, बहुत सारी ऐसी गजाला कैफी की शादी टीवी पे इसी तरह हुई, बहुत सारे रिश्ते आते थे। तो आप लोग
आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ? बहुत मुझे तो मतलब म्यूजिक चार्ट्स में जब मैं काम करती थी तो बहुत लोग खत लिखते थे कि मैं अच्छा अब क्योंकि ये हर जगह ये बात हो रही है कि मैं सिंगल हूँ, तो आज भी इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम्स में मैरिज प्रपोजल्स आ रहे, आई वांट टू मैरी यू मैम। गुड आइडिया, बस सही है। हाँ, बहुत सारे लोग तो 4-5 लोग तो मुझे ही भेज देंगे आपका रिश्ता। अच्छा, कहने तो, क्योंकि पता नहीं मुझे मेरी शक्ल पे लिखा है जैसे मैं रिश्ता कराने वाली हूँ। अच्छा, मुझे बहुत लोग मिलते कहते हैं हमारे बेटे के लिए कोई लड़की देखना, हमारी बेटी के लिए कोई लड़का देखना। तो बहन मैं अपने मियाँ से जाके पूछती हूँ, यार मतलब कहीं से मैं रिश्ता कराने वाली लगती हूँ। तो लेकिन शायद किसी पर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं तो इसलिए बोलते होंगे कि तुम कुछ देखो हमारे लिए, और मैं मिलती भी हूँ रोजाना। तो आपके तो बस सही है, मुझसे रुजू करें। क्या ब्रेक पे जा रहे हैं? अच्छा, मैं आपकी बातों में इतनी खो गई हूँ कि मुझे ब्रेक करे जा रहे हैं और मैंने कोई ध्यान उधर नहीं दिया। और भी बहुत सारी बातें हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मैं और ज़्यादा रिलैक्स होती जा रही हूँ इनसे बातें करने। आप भी हो गई? एंजाइटी खत्म जीरो। बस अब फिक्र ही ना करें, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हमारे पास हैं आज नवीन नकवी और फायजा गिलानी और हम इनसे बहुत सारी ऐसी बातें करें और बातों ही बातों में बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चल गई जो पहले नहीं पता थी। यही तो है हमारा जादू। बातों में बहुत सारी बातें यहाँ टीवी पे बैठ के मैं भी ऐसे बोल देती हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, बेख्याली में। अच्छा चलो, अपने घर और बच्चों के बारे में तो बोल दी, लेकिन मैं कुछ अपने दूर के खानदान वालों के बारे में भी मेरे मुंह से निकल जाती है। फिर वो मुझे मिलती है मेरी खाला या पुप्पो या कोई कहती है यार मतलब यार तो मैं ये तो नहीं बोलना चाहिए था। मैं कहा सॉरी हो, बोलते बोलते कभी कभार ऐसे स्लिप हो जाता है ना। अच्छा तो ये जो आपके हाथ में है किताबें, मेरी जो कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने आप पे किताब लिख डाली। ये जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, थोड़ा ढूंढ रहे होते हैं अच्छा क्या सवाल, ये तो अलग अलग इंटरव्यूज देखे जा रहे होते हैं। तो आपके ऊपर दोनों के ऊपर रिसर्च करके कुछ सवालों की एक किताब बनाई गई है। वो किताब आप खुद होस्ट हैं और खुद गेस्ट हैं। ऑटो पे डाल दिया मैंने शो। सवाल भी खुद ही पूछना है। सवाल भी खुद। तो पहला सवाल किससे शुरू करें हम? फायजा आपसे शुरू करें? ओके चलिए जी, पहला सवाल। तो लड़कपन वाली फायजा को क्या शौक थे? लड़कपन में मेरी अम्मा ने मुझे बहुत अर्ली एज में गाड़ी दे दी थी। अच्छा। मैं मैट्रिक में ही थी तो गाड़ी दे दी थी। अच्छा। हाँ, तो मेरी सहेलियाँ पार्लर में पाई जाती थी और मैं बिलालगंज जहाँ पे पार्च मिलते तो वो मैं भगाती रहती थी। मुझे धुंध में, बारिश में, लाहौर में धुंध भी होती थी, बारिश भी बहुत तेज होती थी, खास तौर पे धुंध और बारिश में ड्राइव करना बहुत पसंद है। तो आप अच्छी ड्राइवर है, मतलब रेस लगाएं तो आप जीत जाएंगे। ओए ओए जबरदस्त। मैं मतलब वो एज वो थी, अब तो मैं कभी किसी को रिकमेंड ना करूं, तो शर्त लगा के कि मैं इतने मिनट में तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगी। मेरी सहेलियाँ मेरे साथ जाना पसंद करती थी क्योंकि उनकी अम्मियाँ भी मुझ पर ट्रस्ट करती थी। तो अच्छी गाड़ी भी चलाती थी। इतने मिनट में मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। तो अब खैर वक्त के साथ ठहराव आ जाता है। हाँ, कि भाई तेज नहीं चलाना, सही सिक्योरिटी नहीं। अच्छा आप बताएं आपका सवाल अगला। माजी का कोई ऐसा फैसला जिसने नवीन की ज़िंदगी बदल दी? हाँ। तो मैं कहूँगी कि जो मैं इस्लामाबाद गई और फिर उसमें जो मैंने NBC न्यूज़ में काम करना शुरू किया, उसमें मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तब्दीली आई है। हाँ, मतलब इस्लामाबाद जाने से, शहर बदलने से आपकी ज़िंदगी में। हाँ बिल्कुल। फिर मैं एक एंटायरली नए करियर के अंदर मैं एक्सप्लोर कर सकी। और फिर उसके बाद क्योंकि मैंने वहाँ काम किया तो इस वजह से मैंने अपना घर ले लिया। फिर बहुत सारी तबदीलियाँ मेरी मतलब NBC में काम करने की वजह से आप स्टेबल हो पाए जी। उस वक्त तो इतने चेक्स नहीं थे ऐसे टीवी ड्रामों से या मॉडलिंग से कि आप घर बना पाती। तो लाइक आप एक स्टेबल हुई। हाँ, स्टेबल हुई। हाँ, ओके ग्रेट। हाँ भाई। अच्छा, मुझे अपना पहला फ़ैन मोमेंट, अब मैं स्कूल में तो सब टीचर्स और फ्रेंड्स को पता था, सब स्कूल की सहेलियों को पता था कि ये एक्ट्रेस है। हाँ। तो PTV में रंजिश के बाद मुझे पहला जो वो दिया था फीडबैक, वो दिया था नूरुल हसन ने।
अच्छा, वो सब फनगामा किया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा आपने मेरा प्ले देखा है? रियली? लाइक आई वाज लाइक एक्साइटेड कि अच्छा किसी ने मेरा प्ले देखा है। हाँ हाँ, वाओ, ये आपको तो याद है? बहुत तारीफें की और मुझे ऑफ कोर्स। तो अब मिलते हैं, आप कहती हैं कि हाँ हाँ वही कहते हैं, इसको तो सबसे पहले मैंने बताया था। हाँ, वाओ। आप बताएं। माजी का कोई ऐसा पछतावा जो नवीन को आज तक खटकता हो? नहीं, पछतावों पे मैं इतना यकीन नहीं रखती। जो फैसले किए, अगर वो फैसला ना किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हाँ, तो क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एक लगातार हो रही है ना जिंदगी में। अगर ये ना किया होता तो फिर अगली चीज़ ना हुई होती, फिर अगली चीज़ ना हुई होती। मगर हो सकता है कि पीटीवी में एक कोई ड्रामे का मुझे लीड का ऑफर आया था, वो मैंने उस वक्त नहीं किया था क्योंकि मैं एनटीएम कर रही थी। तो अच्छा, ये उस वक्त होती थी पॉलिटिक्स? ओह माय गॉड, हाँ हाँ हाँ, हाँ, इस तरह की पॉलिटिक्स कि भाई आप अगर एनटीएम करिए तो पीटीवी नहीं करें। हाँ। वो लोग रोकते थे या क्या लॉबी सिस्टम था, क्या चक्कर था? मतलब बस कुछ थी, कुछ अजीब सी अंडरस्टैंडिंग किस्म की थी ये। आजकल तो मैं देखती हूँ जैसे आप हर चैनल पर आप कर रही होंगी ड्रामे, या मतलब आपने भी दोनों चैनल्स के साथ किया? हाँ। आज तो नहीं रोकता ना कोई किसी को, रोक भी नहीं सकता आजकल तो कोई। हाँ, हमें रोकता जाता है क्योंकि हम तनख्वाह में हैं। जो फ्रीलांस करते हैं उनको तो कोई भी नहीं रोकता। और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। फ्रीलांस के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब आपको चेक नहीं पता होता ना कब मिलेगा। हाँ, ये भी है। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। कल की कौन सी ऐसी गलती है जिससे फायजा आज बहुत होशियार हो गई हैं? फायजा एक बहुत बड़ी पीपल प्लीजर थी, दुनिया की सबसे बड़ी पीपल प्लीजर थी। ओ ये अल्लाह। तो आज फायजा बिल्कुल नहीं है। और ये अकल कब आई आपको? ये अकल उन सब लोगों से ऐसी ऐसी बातें के ऐसे ऐसे एक्शंस होने के बाद है जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है, आपको सही वक्त पे पता चल गया। हाँ, इंसान काफ़ी कुछ नुकसान उठाने के बाद पता चला, लेकिन चल गया। हाँ जी, अगला सवाल। लड़कपन की किस आदत से घर वाले परेशान होते थे? तो मैं तो मतलब मेरे घर में मशहूर है कि मैं बहुत ही सब्र और बहुत ही आराम से पलने वाली बच्ची थी, तो बहुत ही वेल बिहेव्ड। अच्छा, हाँ हाँ, कोई तंग नहीं करने वाली, कभी किसी जिंदगी के किसी स्टेज में तंग नहीं किया? नहीं, ये हमने जिंदगी किसी स्टेज में नहीं, ये नहीं। मतलब प्रॉब्ली जब मैंने टेलीविजन में एक्टिंग वगैरह करनी शुरू की, तो लड़कपन की तो पूछा है। लड़कपन का तो पूछा है हमने। हाँ, तो हाँ उस वक्त थोड़ा मैंने तंग किया अपने घर वालों का। हाँ, तो घर वालों के थोड़े से तो खिलाफ गए ना भाई, मुझे तो टीवी पे आना है। हाँ, वो तो फिर हाँ भाई, नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने बताया था कि मैं बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलाती थी, तो मैं अपनी छोटी बहन को लेके जा रही थी कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। सवाल क्या है? सवाल क्या? ओके, माजी में कोई ऐसा हादसा पेश आया जिसका ख्याल आज भी रोंगटे खड़े कर देता हो? हाँ, यह मैंने आज तक अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। सीरियसली? किसी को भी नहीं पता। दिस वाज बिटवीन मी एंड माय यंगर सिस्टर। मैं गाड़ी पे अपनी खाला के यहाँ जा रही थी और रास्ते में रेलवे, हम बच्चे थे, रेलवे क्रॉसिंग आया और हम रेलवे क्रॉसिंग के फौरन बाद मेरी खाला का घर। अच्छा, तो अब हम लाइन में लगे में अचानक ऐवी शैतानी ख्याल आया और हमने गाड़ी साइड पे पार्क की। हमने कहा कि इसको ट्रेन के आने से पहले हम निकल जाएंगे। तो हमने देखा है ट्रेन आ रही है, ठीक है, मैंने कहा 3 पे हम भागेंगे। हम 3 पे भागे हैं, मुझे एकदम ऐसे लगा ट्रेन मेरे पीछे से गुजरी है और मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, लाइक मेरे साथ नहीं पहुंची। मेरी ये हालत, मेरे एकदम ज़मीन के नीचे से, लाइक पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो आ रही थी। ओह माय गॉड। लेकिन वो 2-3 सेकंड, अगर कुछ भी हो सकता था, ये हरकत मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। हमने कहा ट्रक गाड़ी पार्क करते हैं, बाद में आके ले जाएंगे, तो चलो। और मैं फन के लिए, आपने कहा फन के लिए करते हैं, जरा ये ट्रेन के सामने से गुजर के इस तरह की खतरनाक हरकतें नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अपनी जिंदगी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपका पैर फंस जाता, कुछ भी हो सकता था भाई। हाँ, लेकिन ये एक सबक लेसन है, एक सबक है। उसके बाद आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने किसी अपने की भी प्यारे की दाव लगा जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं, और फिर आप पे आपके पेरेंट्स का भी हक है, सिर्फ आपका नहीं है। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। मैं यही समझाती हूँ बच्चों को कि ये तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी अमानत है।
क्या अगर तुम लोग अपना ख्याल नहीं रखोगे या कुछ ऐसी हरकतें होते हैं ना बच्चों के टीनेज में होता है ये करने एडवेंचर ना, तो मुझे ये था कि बिल्कुल पीछे से ट्रेन गुजरी और मेरे साथ होगी। हाँ, तो मेरे साथ नहीं थी और मैंने किस तरह से वो 2-3 सेकंड लगाए हैं पीछे मुड़ के। वो ट्रेन क्रॉस करने के बाद आई होगी आराम से कि भाई खुद लगाओ दाव पे, मैं तो नहीं लगा। नहीं, ट्रेन से पहले ही भाग गई थी वो। हाँ भैया, आपका क्या सवाल है? नवीन ने अपनी पहली कमाई से क्या लिया था? हाँ, मैं देखे ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी। जब मेरी पहली कमाई जो थी मेरी, उसमें मैंने अपने घर वालों के लिए, सबके लिए एक एक गिफ्ट लिया। so sweet। अम्मी के लिए परफ्यूम लिया, अब्बू के लिए कोई शर्ट ली, इस तरह से। हाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ। तो आप वो वाली लड़की थी जो पैसे बचाने वाली थी, या फिर ओहो चेक मिला है चलो भाई ट्रीट मेरी तरफ से, मैं सबको खाना खिलाऊंगी? हाँ, मैं वो थी। हाँ, मैं आज तक वही हूँ। शुक्र है फिर भी घर बना लिया भाई, है ना, घर बना लिया, शुक्र है। वरना कुछ लोगों के कहते हैं हाथ में सुराख होता है, वो टिकते नहीं है पैसा। हाँ, पैसा आया जल्दी सुराख। सीरियसली एक नहीं कई। पहले से प्लानिंग होती है। दिन चेक गया, पता ही अच्छा चेक आया था। हाँ। नहीं, प्लानिंग पहले से हो जाती है ना, चेक आएगा ना तो ये करना ये करना ये करना है, फिनिश्ड। और वो जो प्लानिंग नहीं की होती ना, वो भी हो जाता है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा खो जाने वाला रिश्ता है जिसकी याद आज भी सताती है? एक नहीं, बहुत। सबसे पहले मेरे नाना, जिनसे मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट। और आई वाज टू यंग, सबसे पहले उनकी डेथ हुई थी, जो सीरियस डेथ मैंने अपने घर में देखी। हाँ, मैं उनकी प्लेट में खाना खाती थी, उनके ही साथ उनकी गोद में रहती थी। लाइक मेरी बहुत अटैचमेंट थी उनके साथ। एंड देन मेरी अम्मा, फिर मेरे और बहुत छोटी एज में ही, आप जब बहुत छोटी थी, जब अम्मा का फिर उसके बाद इंतकाल हुआ। हाँ, आई वाज टीन। और फिर मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। हाँ, और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का इंतकाल हुआ। सीरियसली? हाँ, शी वाज इन जर्मनी, मेरी क्लास फेलो थी। वो बचपन में हमें पढ़ाया भी करती थी। हाँ। वो अच्छी बच्ची जो होती ना, हेड गर्ल भी थी। हाँ, और जर्मनी में रिसर्च साइंटिस्ट थी, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहाँ पे एक वो भी है उसके नाम का, वो जो जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी उस डिपार्टमेंट उसके नाम पे है। अच्छा। तो मेरी एज लाइक 2 साल पहले उसकी डेथ हुई है, तो शी वाज टू यंग टू माय एज, माय क्लासमेट। तो मैं अभी भी होता है कि यार इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। इसलिए कहते हैं ना, आपको कुछ नहीं पता जिंदगी में। आप सोचते हैं यार कल कर लेंगे, ये जमा करके रखते हैं, कल काम आएगा, आपने कल देखा ही नहीं है। हाँ। और ये सब चीज़ें आपको एक दफ़ा दोबारा जगाती हैं, जो आप फैसले करके बैठे होते हैं, है ना? ओह माय गॉड। तो जो है वो आज है, जो है वो आज, ये तो है। जी नवीन, नेक्स्ट सवाल। नवीन को अगर जादू का चिराग मिल जाए तो कौन सा गुजरा हुआ वक्त वापस ले आएंगी? हाँ, ये मुश्किल सवाल है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्त देखे हैं। हाँ। सो प्रॉब्ली मैंने दिल्ली में जो साल गुजारे तो वहाँ पे। दिल्ली में भी आपने? हाँ। देखें आपकी बातों से मुझे पता चला न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद एंड कनाडा, ये तो अभी तक लिस्ट में आए थे। हाँ। अब ये दिल्ली वाले, ये पहले कहानी, अब मुझे तो नहीं पता कि दिल्ली में भी वक्त मार्केटिंग कर रही थी। हाँ। ओह माय गॉड, अच्छा, जबरदस्त। सो वो बहुत अच्छा वक्त था, जो आई थिंक कि मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं वहाँ रह जाऊँ, मगर ये कि उसको थोड़ा सा विजिट करके वापस आ जाऊँ। तो कितने साल आपने मार्केटिंग की जॉब की? 3 साल। 3 साल। हाँ। कितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ज़िंदगी में आपने, अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग कल्चर्स के। हाँ। वाओ, बहुत माशाल्लाह एक्सप्लोर किया है। हाँ। है ना? तो फिर ये आसान नहीं है इनका रिश्ता भेजना। हाँ, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि बंदी को सब पता है दुनिया का, तो हल्का नहीं लीजिएगा। हाँ हाँ, सवाल हो गए खत्म? हाँ। अच्छा, जैसे लाइक मुझे ये नहीं पता कि आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, वो कितने छोटे हैं और वो क्या आपके ड्रामे देखते हैं? समझ आती है उनको? अभी 2-3 देखे हैं, जो मेरे Z5 वाले प्रोजेक्ट्स थे वो देखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ वाले नहीं देखे, लेकिन वो बहुत फ्लॉन्ट करते हैं। हाँ, अपने स्कूल में जाके स्टार। 7 साल की बेटी। हाँ।
और दो बेटा 10 साल का। बेटा 10 साल का है। तो छोटे बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर पाती हैं आप एक्टिंग को, क्योंकि ये तो फुल टाइम जॉब होती है ना, सुबह आप गए और फिर पता नहीं होता कितने बजे आना है घर। आई एम वेरी लकी कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। कितनी अच्छी बात है ना ये, वेरी लकी दैट वे। उनकी रूटीन्स बनी हुई है, स्कूल से आके फिर वो अपना वो खाना वाना खा के फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, या फिर बेटी जिमनास्टिक भी करती है और उसको वो टेनिस भी खेलती है। अच्छा। एंड देन फिर शाम में बाबा आ जाते हैं और फिर वो फिर क्या होता है, खाना शाना पकाना, ये सारी घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं, ये कौन अदा, ये तो नहीं सारे हस्बैंड्स कर पाते हैं। ये नहीं, खाना नहीं वो पकाते ये भी तो एक है ना इशू भाई। चलो मेरे पास हेल्प है, मेरी हेल्प बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। हाँ, आई एम वेरी लकी दैट वे आल्सो। फिर मेरी नीस होती है मेरे पास, पहले मेरे नेफ्यूज भी मेरे साथ रहते थे। अच्छा अच्छा। तो वो बड़े हो गए सारे, दो तो बाहर लंदन चले गए हैं। अच्छा। तो नीस अभी पीछे से उनके साथ खेलती रहती है। हाँ। खाने वैसे मैं भी बहुत अच्छे बनाती हूँ और बेकिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ। ओह वाओ। ब्रेड्स, केक्स, कुकीज, बल्कि मैंने ये थोड़ी दिनों के लिए ये भी काम किया था। हाँ, बेकिंग का निन्स टिन्स के नाम से। अच्छा, किस नाम से? निन्स टिन्स के नाम से फ्रेश बास्केट पे मेरा वो होता था स्टॉक। अब नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं होता बेकिंग का, बट हाँ। ओके, अच्छा। और ये बेकिंग और ये सब चीजें आपने कहाँ सीखी? न्यूयॉर्क में सीखी? खुद सीखी, कनाडा में। हाँ। सर पे पड़ी ना, उस पर कोई नहीं था पका के खिलाने वाला। कोविड के दौरान एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे मतलब कोविड के ज़माने में आप कनाडा में थी? हाँ, मैं कनाडा में थी। ओके। तो उस वक्त मुझे कुछ खाना था, वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं खुद बना लूँगी अगर नहीं मिलता तो। और क्योंकि वो लिमिटेड सप्लाईज थी उस वक्त ऐसा था, तो मैंने बेकिंग शुरू की। फिर उसके बाद मुझे तो बहुत मज़ा आया कि ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है और स्वीट टूथ भी है, तो मीठे का बेइंतहा शौक, तो इस वजह से खुद बनाने शुरू कर दिए। तो आप सारे वक्त खा भी रहे हैं, जिसकी वजह से वजन भी बढ़ा, मगर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया। नहीं, वो पहली बारिश का सेट था जिसमें रोज केक्स और वो कुकीज जाते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप दोनों अपनी फिटनेस का राज बताएं कि जैसे आप बता रही है खाने का इतना शौक है, मीठा खाने का, मैंने आपको कभी भी नहीं देखा कि आपका वेट जो है पुट ऑन किया आपने। अच्छा, तो मैं जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ, पिलाटीज करती हूँ। और नहीं, वैसे तो आजकल मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मगर वैसे टॉल हैं आप, शायद तो पता नहीं चलता। हाँ, शायद यही वजह, बचत हो गई है। हाँ, सही कह रही है। तो गुड जीन्स। तो मेरा जो है वो, मैं एक वक्त ये करती हूँ कि सैलड खाऊं इस तरह से, या तो सूप हो या सैलड हो। अच्छा। तो कोई एक मील जो है वो इस तरह की होती है। और मैं और मीठा रोज होता है क्या? नहीं, बड़ी जेलस हो रही हूँ। नहीं, आजकल तो बहुत मैंने वो कम कंट्रोल किया हुआ है। हाँ। सो अब आप क्या करती हैं अपनी डाइट के साथ? अब मैं भी जिम जाती हूँ, लेकिन कुछ एक डेढ़ महीने से छुटा हुआ है। अच्छा। वरना मुझे मैं एक तो ग्लूटेन फ्री रोटी देसी घी लगा के सुबह हेल्दी खाना, हाँ, ऑमलेट के साथ एक अंडे की जर्दी और एक अंडे की सफेदी और एक पूरा अंडा, उसका ऑमलेट बना के, ग्लूटेन फ्री रोटी देसी घी में चुपड़ के वो खाती हूँ। और मतलब 3 टाइम ग्लूटेन फ्री रोटी खाती हूँ, बिकॉज मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। अच्छा। बट माई रोटी शुड बी 6 इंचेस, लाइक इस साइज की। हाँ। और ये ग्लूटेन एलर्जी का आपको कब पता चला और कैसे पता चला? मतलब लोगों को 13 साल पहले मुझे लोअर एब्डोमेन में बहुत तकलीफ ऑन एंड ऑफ होती रहती थी, लाइक 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। आई वेंट टू द डॉक्टर, तो उन्होंने बताया, फिर मैंने टेस्ट कराया तो हाँ। और फिर उसके बाद नहीं हुई आपको ग्लूटेन फ्री खाने से, आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी? यार, अब ग्लूटेन फ्री कितना बंदा अवॉइड करे। कभी कभार दिल चाहता है हलवा पूरी मुझे खाने किसी का। ने, एक और न्यूट्रिशनिस्ट है, मेरे मियाँ की कजिन है, वो PhD हैं न्यूट्रिशन में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ी थोड़ी खाती रहो ताकि तुम्हारी बॉडी इम्यून हो। बिल्कुल इसको वो नहीं करो। तो अब मैं खाना शुरू हुई, क्योंकि आप किसी और के घर अगर मेहमान बन के गए तो कहते नहीं सकते हम तो ग्लूटेन फ्री रोटी खाते हैं। नहीं, अपना टिफिन लेके जाते। सीरियसली? ओह वाओ। जैसे आयशा उमर जो है वो शूटिंग पे अपना टिफिन लेके जाती है, या अगर टिफिन नहीं होता, आयशा ने मुझे खुद बताया। हमारे राइस तो होते हैं, हमारा एक
मेन्यू होता है जो हर सेट पे होता है। क्या बात, क्या आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि आज क्या बना, आज क्या बना। अगर किसी से पूछेंगे आज क्या बना है, सेम। हमारे पास रोज सेम खाने नहीं बनते और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको खिलाएंगे भी। यहाँ मेहमान नवाजी भरपूर तरीके से होती है, बातें शातें करने के बाद हम आपको कुछ खिलाते भी हैं। तो हम किचन में चलेंगे और फिर किचन में जाके किचन वाली बातें करेंगे। ठीक है, सही है ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ शान सहूर। वेलकम बैक। हम आज शान सहूर में मिल रहे हैं नवीन से और फ़ायज़ा से, और अब हम इनको किचन में ले जा रहे हैं दोनों को। चले भाई हमारे किचन में चलते हैं और आपको फातिमा से मिलाते हैं, जिन्होंने आप खूब पराठे की ग्लूटेन फ्री की बात कर रहे थे। हमें क्या पता था ग्लूटेन फ्री की। फ़ायज़ा किशमिश खाएंगे आपकी फेवरेट? सुने कुछ ग्लूटेन फ्री है इसमें? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसका मतलब ये खाली चाय पी सकती हैं बस, मसाले वाली भी नहीं पी सकती? नहीं, मैं बहुत परहेज नहीं भी कर रही हूँ आजकल रमजान में कौन परहेज करता है। फिर तो आप ट्राई कीजिए। सुनिए ग्लूटेन जो है, दही वाला पराठा ये है, ये दही वाला पराठा है। ये दही और क्रीम का इसके साथ रायता मैंने बनाया है। ये जो है अरबी पराठा है, क्रीमी चिकन क्रीमी स्टफ अरबी पराठा। और ये है मशरूम एंड स्पेनिश चीज़ी ऑमलेट। ये इससे जो है आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। अगर आपका चख तो सकती हैं, एक चखने के बाद थोड़ी दर्द हो जाएगी। प्लीज ट्राई कीजिए। अच्छा, तो क्या इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या ट्राई करें? आप वैसे आप लोगों के रमज़ान के क्या रूटीन्स होते हैं? आप सहरी में, अफ्तारी में क्या, दस्तरख्वान पे क्या खाते हैं आप लोग? क्या होता है? हर किसी के घर का एक सिग्नेचर अफ्तारी, सिग्नेचर सहरी होती है। अच्छा, तो सहरी में एक्चुअली मैं बहुत सिंपल रखती हूँ क्योंकि वरना प्यास लगती है। बॉइल्ड अंडा, टोस्ट और दही। ये दही तो हर एक के उसमें होता है। मेरे बच्चे पता नहीं क्यों चिकन के बगैर नहीं खाना खा सकते। तो चिकन सारे बच्चों की होता है। और थैंक यू। और शावेज को नान पसंद है। और मेरे मियाँ की वो जौ की रोटी बनती है। ये सहरी का वक्त। ये सहरी। और अफ्तारी आपके पास क्या बनती है सहरी में? आपने क्या बताया? बॉइल्ड अंडा, टोस्ट और दही। ये मैं बड़ी जुल्म करती हूँ इनको खिला के, फिर इनसे सवाल करती हूँ और फिर ये लोग कहीं इधर उधर डालते हैं। क्या करें, बातें भी करनी है, साइलेंट भी शो नहीं जा सकता और खिलाना भी है। और मेरी चीज़ें भी तो मज़े की होती है ना। मज़े की होती हैं आपकी चीज़ें। क्या करें? अजवाइन है इसमें, अजवाइन है थोड़ा सा, इसमें कलौंजी है, ज़ीरा है। और दही में हमने इसको जो है दही डाल के हमने इसको गूंदा है मैदे में। वाह भाई। ये अगर आप सुबह सहरी के वक्त या आप मतलब सुबह बना के शाम में भी खाएंगे तो ये ऐसा ही क्रिस्पी रहेगा। ये इसकी सीक्रेट वो है क्योंकि दही में ये बनाया गया। ये खास बात है। ये खास बात है, ये तो हकीकत है। अच्छा, होता है ना कि कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है कि आपने सहरी के बगैर रोज़ा रखा हो और फिर वो दिन जो है वो बहुत भारी गुजरा हो? कुछ कभी ऐसा हुआ है सहरी में? पहले तो बहुत बचपन में तो जब नया नया रखना चाहते थे तो अम्मा अब्बा नहीं उठाते थे तो हम बगैर सहरी के रख लेते थे। आपने नहीं उठाना तो इसलिए हमने रख लिया। और फिर उसके बाद होती थी अब हम बड़े हो गए हैं तो रात में लिटरली अभी 2-3 दिन हुए हैं नींद नहीं आ रही। सिर्फ इस चक्कर में कि सुबह अगर सहरी में नहीं उठा गया आँख नहीं खुली तो 10 दफ़ा इस चक्कर में आँख खुल जाती है। ये सोच के सोते हैं। और फिर सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सहरी करके सो जाते हैं। ये तो है, जब बच्चे सुबह उठते हैं ना बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ खुद यही हो रहा है कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही, क्योंकि 7 बजे उठना होता है बच्चे के लिए वजह से। क्या करें? तो आप क्या करती हैं अगर आपकी आँख नहीं खुलती तो आप बगैर सहरी का रोज़ा रखती हैं? बर्दाश्त हो जाती भूख? बगैर सहरी का रोज़ा नहीं, ये नहीं होता। मुश्किल है ना, लंबा दिन होता है। लंबा दिन। बगैर सहरी के। ईद पर क्या होता है आपके दस्तरखान पे, या ईद का रूटीन क्या होता है? आप ईद पे गरारे बनवाती हैं यूजुअली? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है। इस ईद पे मैं साड़ी पहनूंगी। अच्छा। और वैसे यूजुअली
ये ईद का मतलब किस तरह मेहंदी लगाना या वो सारी फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करती है कि सीधी सादी ईद होती है? नहीं, जब मैं कनाडा से आई थी तो पहले साल जब मैं ईद के लिए मैंने फुल मेहंदी भी लगाई, सब कुछ किया। सफ़ेद कपड़े पहने थे। हाँ, क्योंकि दिन के वक्त ज़्यादातर सोशलाइजिंग होती है तो इस वजह से हाँ। तो मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों का। ये तो आपको पता चल ही गया है। बट शीर खोरमा, वो क्या कहते हैं, पूरियाँ और इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, वो टिपिकल वो कहते हैं ना देसी वाला घराना, क्योंकि अम्मी अब्बू आप कह रहे हैं ना कि उनका ताल्लुक उर्दू और वो उनका ताल्लुक आपने दिल्ली से बताया था। हाँ जी, है ना, दिल्ली से, तो वो इसीलिए फिर वो दस्तरखान उसी तरह होता होगा ना। हाँ, ईद पे अब्बू के यहाँ जाते हैं। हाँ, यही होता है। दिल्ली तो इस पंजाब में नहीं, दिल्ली उर्दू इंडिया। जैसे मेरे अब्बू का ताल्लुक आगरा से है। ठीक है, ओके। तो सवाल ये था कि ईद पर क्या होता है फायजा के घर? यार मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, लेकिन पिछले कई साल से मैं नहीं लगा पा रही हूँ ईद पे। कंटिन्यूटी ईद के फौरन बाद शूट है, तो वो मेहंदी उतरेगी नहीं जब तक शूट शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए कभी कभी बहुत दिल करे तो मार्केट से मैं डिजाइनिंग हाँ, लेकिन टैटूज फिर वो उतरते नहीं है। वो मेहंदी वाला मजा नहीं होता उसमें। हाँ, एग्जैक्टली। एक शौक होता है ना मेहंदी लगा के उसकी खुशबू, अब पूरी रात आप मतलब मजा देख लें या ड्रामे देख लें या चेक देख लें। अच्छा, पता है क्योंकि मुझे इनसे सवाल ना करना पड़े ना कोई रोमांटिक ये वो, तो मैंने इनसे भी नहीं किया भाई मियाँ कैसे है, रोमांटिक हैं कि नहीं, वो रह गई बातें। Why do you think I'm married? वही ना, कभी अच्छी लगती है फायजा तो तारीफ वारीफ होती है और फुल उनको वैलेंटाइन डिनर, उनको मेरी हर चीज याद होती है। यानी वो जो ड्रामे में मियाँ है कुछ उससे मिलते जुलते तो नहीं है? अगर अभी मैं आपको उनका नंबर दिखाते हैं, देखना उन्होंने अपनी किशमिश की बात कर रही हैं आप। मैंने मेरे साथ पहले 2 एपिसोड्स देखे। हाँ, और नेक्स्ट टाइम फॉरेन ही उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे अपना नाम किशमिश लिखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्रामा देखा है, वो रिलेट कर सकते होंगे ना। तो मैं भी देख रही हूँ। किचन में आई, मैंने इनसे सबसे पहले पूछा था कि आप किशमिश लेंगी? कहते यस, आपको खाने में किशमिश चाहिए। मतलब अब बस आपने ये जुमला बता दिया, अब सब लोगों को पता चल गया। ये अवामी जुमला हो चुका है। ये आप सुनिए, अब मुझे एक बात बताएं कि ये जब जो ड्रामा आपको ऑफर हुआ तो आपने फौरन यही देख के तो नहीं हाँ की थी कि तो मेरे मियाँ तो ऐसे ही हैं भाई, उसमें दिखाया है, अगर नहीं देखो उसमें दिखाया है। घर के काम नहीं करते वो, अच्छा करते, लेकिन वैसे बहुत चीजों का ख्याल मतलब वो जी 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 हुजूर जी फाइजा, जी वाले जी फाइजा, आपने जो कहा सर आंखों पे वो वाली बॉस। जबरदस्त जबरदस्त। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला, क्योंकि इस वक्त जो है ना सुबह बुलाना फिर थोड़ा इजी होता है। अभी क्या 1:30 बज रहा होगा? जी बिल्कुल। रात को 1:30 बजे मेहमान बुलाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसलिए मैं अपने जितने भी मेरे मेहमान आते हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि रात के वक्त जमाइयाँ आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की एनर्जी की वजह से बहुत सारे लोग एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और आप तो बहुत अच्छी होस्ट हैं। हाँ, अच्छा, मतलब खाना भी खिलाया, मजेदार बातें भी की, है ना? कितने हम रिलैक्स रहे सारे वक्त। मैं इतना रिलैक्स किसी भी शो पे नहीं रही अभी। ये मेरा नहीं, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, और हम आपके बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, बहुत सारे मज़े के काम देखना चाहते हो। और फिर अब इरादा ना बदल लीजिएगा, अब मैं कुछ और करती हूँ, अब मुझे चांद पे जाना चाहिए। Why not? अब थोड़ी दिन ज़मीन पे रहें, बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है। तो जी ये था हमारा आज का, कहाँ देखूँ किधर कैमरा, मुझे भी दिखा दे ज़रा। सही है, यही है, ओके। तो जी अगर आपने अभी टीवी लगाया, ओहो ये तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस थी, निकल गया शो, तो परेशान नहीं हुए। सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ी देर बाद उठिएगा 9 बजे, और इस शो को रिपीट टेलीकास्ट में देखिएगा। इनकी अपनी बातें शुरू हो गई है, मेरी अपनी बातें ख़त्म हो गई है। तो ये था आज का शान सहूर। कल के हमारे मेहमान होंगे जी नाजिश जहांगीर, और कौन है दूसरे? हाँ, जुनेद। ओके। तो कल का रात का शो ये है, और सुबह का यही शो रिपीट टेलीकास्ट में देखिएगा, शान सहूर।